All right. So in today's session, we will learn about sensors. So like knowing about Arduino and its pin is of no use when you are not able to connect it with any sensor or with any other components. So in today's workshop, we will learn about sensors, what are sensors, and basically we will also learn about some types of sensors और types नहीं बोलेंगे उसको examples बोलेंगे. तो हम कुछ sensors के example करेंगे. Like sensors की list never ending है. लेकिन हम लोग जो है मेन सेंसर्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे. ठीक है. एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट एक्चुएटर्स एंड द कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ताकि द नेक्स्ट डे जब हम तुम्हें कोडिंग सिखाएंगे तो हमारे पास जो सफिशिएंट हम तुम्हें सिखा देंगे दैट विल बी सफिशिएंट जो हम हमारे प्रोजेक्ट में यूज करेंगे. ठीक है, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए. सो लेट्स स्टार्ट विद सेंसर्स टुडे. ओके. तो यार सबसे पहली चीज सेंसर है क्या. नाम से ही पता चलता है दैट इट सेंस समथिंग. ठीक है. तो सेंसर्स बेसिकली हमारा इनपुट देने का काम करते हैं और सेंसर्स आर द डिवाइस दैट आर एबल टू डिटेक्ट चेंजेस इन एन एनवायरनमेंट. लाइक हम लोगों को हमने कल पढ़ा था लाइक एनालॉग पिन्स होती हैं और मैं वहां भी बोल रहा था कि जो हमारा टेम्परेचर सेंसर है, मैंने सिर्फ टेम्परेचर सेंसर का नाम लिया था. तो जितने भी हमारे सेंसर्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के चेंजेस को जो है मतलब डिटेक्ट करते हैं, लाइक टेम्परेचर सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ठीक है, या बाकी जितने हैं, तो वो लोग हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीजें चेंज हो रही हैं उनका एक एनालॉग इनपुट देते हैं हमारे आर्डिनो को, जो फर्दर प्रोसेस होता है और हमारे सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाता है. ठीक है. लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर मैं स्किन की बात करता हूं तो हमारी स्किन एक सेंसर है जो डिटेक्ट करती है, लाइक अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो हमारी स्किन डिटेक्ट करती है, देन इट सेंड सिग्नल्स टू आवर ब्रेन. ठीक है. तो सिमिलर काम है सेंसर्स का इन इलेक्ट्रॉनिक्स. तो सेंसर क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस को डिटेक्ट करके सिग्नल्स ट्रांसफर कर देता है टू आवर माइक्रो कंट्रोलर फॉर फर्दर कम्युनिकेशन. ठीक है. सेकेंड इज बाय इटसेल्फ सेंसर इज यूजलेस, बट व्हेन वी कनेक्ट इट टू एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इट प्लेज अ मेजर रोल. तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप एक सेंसर, अगर कुछ भी सेंसर पड़ा है तो ऑब्वियसली दैट इज ऑफ नो यूज. अगर आप उसको कहीं से कनेक्ट नहीं करते हो तो वो कुछ भी डिटेक्ट नहीं करेगा. Sensor is able to measure a physical phenomena like temperature, pressure and so on and transform it to electrical signal. ये मैंने तुम्हें बता ही दिया. ठीक है. Moving on, characteristic. अब characteristic of a sensor का मतलब क्या हुआ? Like characteristic of a sensor means एक a good sensor. एक अच्छा सेंसर है तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, that is termed as the characteristic of a sensor. ठीक है. तो द फर्स्ट थिंग इट शुड बी सेंसिटिव टू द फिनोमिना दैट इट मेजर्स. लाइक अगर जो हमारा टेम्परेचर सेंसर है तो वो टेम्परेचर चेंजेस के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए टू गिव द एक्यूरेट आउटपुट. ठीक है. सेकेंड इज इट शुड नॉट बी सेंसिटिव टू अदर फिजिकल फिनोमिना. लाइक टेम्परेचर सेंसर है तो उस पर प्रेशर से कितना भी इंक्रीज कर दो, उसके इनपुट जो वो इनपुट दे रहा है उस पर चेंजेस नहीं आने चाहिए. This is what it mean by it should not be sensitive to other physical phenomena. Like अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने वहां पर प्रेशर सेंसर लगाया हुआ है और मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो हमारा कोई सेंसर को कुछ भी सेंस नहीं करना है. ठीक है. तभी हम उस सेंसर को एक गुड सेंसर बोलते हैं. इट शुड नॉट मॉडिफाई द मेजर्ड फिनोमिना ड्यूरिंग द मेजरमेंट प्रोसेस. वो एक बार मेजर कर लेगा सब कुछ, उसने सिग्नल भेज दिए, उसके बाद इट शुड नॉट गो अंडर एनी मॉडिफिकेशन. ठीक है. बिकॉज उससे कैलकुलेशंस में काफी एरर्स आते हैं. ओके. यहाँ तक आ गया सबको समझ. सेंसर होता क्या है और व्हाट इज अ गुड Yes, sir. सेंसर. Yes, sir. आ गया. Yes, sir. तो लाइक कॉमनली यूज सेंसर्स जो होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे थर्मोमीटर्स. उसके बाद प्रेशर सेंसर्स हैं, लाइट सेंसर हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, गायरोस्कोप हो गया, गैस सेंसर्स हैं, मोटर सेंसर्स हैं. और एज आई ऑल्सो सैड दैट इट इज अ नेवर एंडिंग लिस्ट. तो बहुत से सेंसर्स हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, एंड बहुत से सेंसर्स हैं जो हम पता करके यूज कर रहे हैं. एंड काफी नए नए सेंसर्स हम लोग डेली देखते रहते हैं कि यार हाँ ये मैंने नहीं पढ़ा हुआ, तो दिस इज समथिंग न्यू, और ये चीज चलती रहती है हमारी. ठीक है. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सेंसर. तो यार प्रॉपर्टीज में मेजरली तीन चीजें होती हैं, रेंज, सेंसिटिविटी एंड रेजोल्यूशन. रेंज क्या होती है? Range is the maximum and minimum value of the phenomena sensor can measure. Like अगर एक टेम्परेचर सेंसर है तो उसकी क्या लिमिट्स हैं, लाइक वो कितने डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री सेल्सियस तक वो जो टेम्परेचर है उसको सेंस कर सकता है और किस इससे ज्यादा पे वो सेंस नहीं करेगा.
that is termed as the range of a sensor. Sensitivity की बात करूं तो the minimum change of the measured parameter, like मान लो अगर मेरा टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, मैंने उसको 12 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो इट विल डिटेक्ट। अब कितना मिनिमम जो चेंज है, लाइक सबका अलग अलग वेरी करता है, टेम्परेचर प्रेशर सब में अलग अलग होता है, कि लाइक मैं उसको बाय अ फ्रैक्शन ऑफ 1 करूं या 0.1 करूं तो भी वो डिटेक्ट कर लेगा। तो दिस इज द सेंसिटिविटी, ठीक है, जिससे लाइक अगर 10 to 10.1 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करता हूं तो एक डिटेक्टेबल चेंज आता है आउटपुट में या नहीं, दिस इज नोन एज द सेंसिटिविटी ऑफ एनी सेंसर। रेजोल्यूशन, तो द मिनिमम चेंज इन द फिनोमेना दैट द सेंसर कैन डिटेक्ट, इट्स अगेन द सेम थिंग। नेक्स्ट हमारे आते हैं तो जो थर्मल वाला सेंसर होता है, थर्मोमीटर वाला, इसमें होता है इतना, मतलब कि इतनी सेंसिटिविटी होती है कि 2 डिग्री या 3 डिग्री तक भी बता दे? हाँ यह सेंसर्स तो काफी एक्यूरेटली हमें बता देते हैं, तो 2 या 3 डिग्री तो ऑब्वियसली बता देंगे। ठीक है, तो लेट्स गो टू टाइप्स ऑफ सेंसर। और किसी का कोई डाउट है? नो सर। नहीं भाई, चल आगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेंसर्स की अगर मैं बात करूं तो दो होते हैं, वन इज द एक्टिव सेंसर्स और दूसरा होता है पैसिव सेंसर्स। तो लाइक इट इज रिटन, दे यूज रेडिएशन सच एज लाइट, लेजर, IR वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। लाइक एक्टिव में क्या होता है, इनके पास एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स होता है, ठीक है, मतलब सेंसर्स के अलावा इनके अंदर एक और एनर्जी सोर्स फिट होता है, जिसकी वजह से ये अपने टारगेट के पास लाइक रेडिएशंस को एमिट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली IR वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स ये लोग सेंड करते हैं और फिर ये उसको डिटेक्ट करके लाइक वो वेव्स आती है, देन इट कम्स बैक एंड दे डिटेक्ट दैट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट एक्टिव सेंसर्स इज। और एग्जांपल है रेडार। तो रेडार की फंक्शनिंग सबको पता है, लाइक वो पूरा हमारी वेव्स भेजता है, तो वो जो आगे सामने ऑब्जेक्ट होता है जब वो उसे स्ट्राइक करती है, दे कम बैक एंड इट डिटेक्ट्स द डिस्टेंस की कितना है, ठीक है। एंड ऑन द अदर साइड पैसिव सेंसर्स, तो पैसिव सेंसर्स में ऐसा कुछ नहीं होता, दे डू नॉट एमिट देयर ऑन रेडिएशंस। वो क्या करते हैं, जो सामने से रेडिएशंस आ रही हैं, लाइक जो ऑब्जेक्ट की वजह से जो रेडिएशंस आ रही हैं, वो उन्हीं की उस बेसिस पे उसको जज करते हैं नहीं, मतलब उसको सेंस करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली दे डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, और इसका एग्जांपल होता है हमारा थर्मिस्टर, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। So this was like the types of sensors and what a sensor is basically is. अब हम बात करते हैं सेंसर्स की, इनपुट सेंसर्स। सेंसर्स हमेशा इनपुट देने के काम आते हैं, तो दिस इज व्हाट सेंसर्स आर। टेम्परेचर सेंसर्स, देन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर लाइक DHT, ठीक है। देन वी हैव जॉयस्टिक, देन प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स लाइक अल्ट्रासोनिक एंड PIR, RFID मॉड्यूल एंड GPS मॉड्यूल, जो हम आज बेसिकली डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी काफी सेंसर्स हैं जो आप लोग खुद की उससे एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज टेम्परेचर सेंसर। फिर टेम्परेचर सेंसर आई गेस नाम से पता चलता है कि इट सेंस द चेंज इन टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हाउ इट डिटेक्ट्स, इट मेजर्स द टेम्परेचर चेंज थ्रू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है, यूजिंग, अब यहाँ पर चार हैं लाइक RTD, थर्मोकपल, थर्मिस्टर और सेमीकंडक्टर्स। तो ये चार टाइप के टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं जिनकी वजह से वो डिटेक्ट करता है। एंड नाउ हाउ इट डिटेक्ट्स, लाइक वर्क कैसे करता है। सबसे पहले तो इट मेजर्स द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस इन द एनवायरनमेंट, जो बेसिकली सेंसर का काम है। अब वोल्ट, इट जो इसका बेसिस होता है, लाइक वो कैसे, मतलब एक सेंसर ने सेंस कर लिया कि कितना है, अब क्या अंदर क्या काम चलता है, दैट इज द डायोड वोल्टेज, मतलब जो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है, ये उसके थ्रू अपने सिग्नल्स को आगे ट्रांसफर करता है टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। तो लाइक अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मान लो इसने एक इनपुट लिया, हमारे इन्वायरमेंट से इनपुट आया, अब वो ये तो एनालॉग इनपुट आया, तो उसका मतलब ये तो सेंस करेगा नहीं कि वो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। वो क्या करेगा कि उस इनपुट की वजह से टेम्परेचर सेंसर के डायोड के अक्रॉस कितनी वोल्टेज चेंज हुई है, वो हमारा सेंस करता है हमारा आर्डिनो, ठीक है। तो अगर हमारी जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हुई मिलती है, दैट मींस द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस। और अगर वहां पर एक वोल्टेज ड्रॉप है बिटवीन ट्रांजिस्टर टर्मिनल्स एंड बेस और एमिटर के बीच में, तो ये हमारा सेंसर रिकॉर्ड कर लेगा और फिर उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके हमारे कोड में भेजेंगे एंड देन इट विल गिव द रिक्वायर्ड आउटपुट।
ठीक है। अब टाइप्स की बात है तो थर्मोकपल, आरटीडी, थर्मिस्टर, सेमीकंडक्टर्स टाइप, तो ये सारे हमारे होते हैं। थर्मोकपल की अगर मैं बात करूं तो थर्मोकपल आई गेस तुम लोगों ने सुना होगा। थर्मोकपल में क्या होता है कि इट हैज टू डिसिमिलर कंडक्टर्स होते हैं इसमें, ठीक है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एट वन और मोर पॉइंट्स, ठीक है। तो हम इसमें क्या होता है कि हम लोग एक तरफ से हीट करते हैं तो एक तरफ हमारा जो है हॉट जंक्शन क्रिएट हो जाता है और दूसरी तरफ जो है हमारा कोल्ड जंक्शन क्रिएट होता है, और फिर उसके बीच में हम लोग एक डिवाइस लगाते हैं, दैट इज पीएमएमसी बोलते हैं उसको, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो अब उस कॉइल में वो कितना मूव कर रहा है और उससे वो क्या आउटपुट दे रहा है, तो दैट ऑल कम्स इन पीएमएमसी और थर्मोकपल की वर्किंग में। उसको डिटेल में वी विल स्टडी इन अनदर वर्कशॉप। दूसरा होता है हमारा थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर की अगर मैं बात करूं तो यार थर्मिस्टर को एक चीज तुम सुनोगे, एनटीसी बोलते हैं, ठीक है। एनटीसी इज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो व्हाट डज द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मीन? ओके, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब यही होता है कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती जाती है। लाइक थर्मिस्टर में हम लोग रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है वैसे वैसे जो है उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है और इस तरह से हमारा इनपुट जाता है, ठीक है। देन कम्स द आरटीडी। आरटीडी की फुल फॉर्म होती है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ये बहुत ही हैवी रेंज तक हमारा टेम्परेचर जो है वो डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो बेसिकली हम सबको पता है हम लोग घर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। मर्करी पे ये डिपेंड करता है, और मर्करी की जो खासियत है दैट इट एक्सपेंड्स एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो दिस इज व्हाट थर्मोमीटर इज। फिर उसके बाद आते हैं आईआर टेम्परेचर सेंसर। आईआर टेम्परेचर सेंसर होते हैं हमारे नॉन कॉन्टेक्ट वाले, ठीक है। तो लाइक कोविड टाइम्स पे जब भी हम लोग कहीं पर जाते थे तो एक गन से वो डिटेक्ट करते थे हमारा टेम्परेचर, तो बेसिकली उसमें आईआर सेंसर होता था जो विदाउट इवन टचिंग वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को सेंस कर लेता था, ठीक है। देन इज द आईसी बेस्ड, और आप कह सकते हो सेमीकंडक्टर बेस्ड। अब इसमें क्या होता है, ये तीन तरह के होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं तुम्हारे LM35 और IC-TMP-102। तो ये बेसिकली जो है हमारे तीन टाइप के होते हैं, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज एंड सिलिकॉन टेम्परेचर सेंसर्स। अब व्हाट डज दीज मीन्स? आउटपुट करंट सेंसर जो है वो टेम्परेचर चेंजेस के ऊपर, मतलब जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो उसमें हमारा जो है करंट की वैल्यू वेरी करेगी, तो वो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज में क्या होगा, टेम्परेचर के चेंज की वजह से हमारी वोल्टेज चेंज होगी, एंड सिलिकॉन टेम्परेचर में क्या होगा, टेम्परेचर चेंज करेगा हमारी रेजिस्टेंस को, ठीक है। So this is what the basic difference between all different type of temperature sensors. सर ये एक बार थर्मोकपल और आरटीडी एक बार बताना दोबारा सर वो। थर्मोकपल और आरटीडी, यार देखो थर्मोकपल अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है जिसको हम लोगों को अगर स्टडी करना है तो इसका एक सर्किट बनता है, ठीक है। थर्मोकपल मैं एक बार देखता हूँ, मैं आई कैन ड्रॉ इट। ओके, तो यार इसको एक ऐसा सर्किट होता है यहाँ पर हमारा पीएमएमसी लगता है जो मैंने अभी तुम्हें बताया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये हो गया। अब क्या होता है कि सपोज ये एक टर्मिनल है, यहाँ इसको मैं हीट करूंगा, लाइक मैं यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, तो बेसिकली यहाँ पर लगा ली कि मैंने कैंडल बना दी, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, इस पॉइंट पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। एक सेकेंड रुको। ठीक है, तो बेसिकली इस पॉइंट पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ये हमारा बन गया हॉट टर्मिनल, ठीक है। और ये वाला जो टर्मिनल है दैट विल एक्ट एज अ कोल्ड टर्मिनल। अब यहाँ पर मैंने लगाई हुई है पीएमएमसी, दैट इज परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है। इसके बारे में तुम लोग स्टडी कर सकते हो। लाइक इसमें क्या होता है कि जो ये चेंजेस होते हैं टेम्परेचर के, इसकी वजह से मिली वोल्ट्स में ये जो है सेंस करता है पीएमएमसी। तो यहाँ पर मतलब वोल्टेज सेंस हो जाती है और जिसकी वजह से वो हमारे सेंसर्स को इनपुट देता है, ठीक है। मतलब थर्मोकपल इज वन ऑफ द टेम्परेचर सेंसर जो इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। और इसको बहुत डिटेल में नेक्स्ट वर्कशॉप में करेंगे। लाइक मैं नहीं लिखूंगा, अच्छी राइटिंग नहीं आती लैपटॉप में। तो थर्मोकपल का तो ये सिस्टम है, आई गेस समझ आ गया होगा तरुण।
और सर आरटीडी, हाँ सर आ गया। आरटीडी, हाँ तो यार आरटीडी में देखो, आरटीडी में पता है क्या होता है, लाइक आरटीडी में हमारे पास होती है एक ट्यूब, ठीक है, नीचे एक मान ले ट्यूब होती है, ठीक है, फिर उसके ऊपर यहाँ पर प्रॉपर एक तामझाम होता है, लाइक उसमें यहाँ पे फिटिंग होती है, हाँ ओके, तो यहाँ और उसके बाद यहाँ पर एक आती है तुम्हारी कनेक्टिंग टूल, ठीक है, कुछ ऐसा आपका आरटीडी दिखता है, लाइक इसके यहाँ पर भी ऐसा कुछ तुम्हारा आरटीडी दिखता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग टूल, ठीक है, यहाँ पर होता है फिटिंग, और यहाँ पर ये जो बेसिकली है ना, दिस इज योर सेंसिंग एलिमेंट, जो ये ट्यूब है दिस इज योर सेंसिंग एलिमेंट, ठीक है। अब क्या होता है, लाइक अगर एक एग्जांपल दूं तो PT100 इज अ आरटीडी, तो उसका मतलब क्या होता है, PT मींस प्लेटिनम, ठीक है, टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, और 100 का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर उसकी जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, लाइक आरटीडी इज रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर उसकी 100 डिग्री रेजिस्टेंस होती है, तभी हम उसको PT100 बोलते हैं, ठीक है, तो ये उसकी स्पेसिफिकेशन हो गई। और अब आरटीडी जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि थर्मिस्टर जो है दैट इज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला, एनटीसी अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, तो दैट इज योर थर्मिस्टर, लाइक थर्मिस्टर का भी डायग्राम होगा तो वो ऐसा होता है, ठीक है, तो मतलब समझ जाओ कि ये सर्कल है इसके ऊपर, और यहाँ पर लिखा होगा एनटीसी और फिर उसकी रेंज लिखी होगी, ठीक है, वट एवर द रेंज ऑफ दैट इज वो लिखा होगा यहाँ पे। और आरटीडीज जो होते हैं, लाइक ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है थर्मिस्टर, और आरटीसीज जो होते हैं वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पे वर्क करते हैं, लाइक एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, ठीक है। और मैंने तुम्हें ये बताई दिया इसकी रेंज क्या होती है, लाइक हैवी रेंज पे ये वर्क करता है, 500 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस तक भी सेंस कर लेते हैं आरटीडीज। और वन मोर थिंग इज, जो आरटीडीज होते हैं वो वायर बाउंड भी होते हैं, ठीक है, तो लाइक हम लोग जनरली जो आरटीडी यूज करते हैं दैट इज 3 वायर बाउंड, हम 3 वायर बाउंड आरटीडी जनरली यूज करते हैं। और जब हम वायर बाउंड आरटीडीज यूज करते हैं ना, लाइक वायर बाउंड रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स यूज करते हैं, तो उससे हमारा जो टेम्परेचर की रेंज है वो और बढ़ जाती है। लाइक अभी मैं तुम्हें बता रहा था जनरली अगर आरटीडीज की रेंज है तो 500 टू 5000 जाएगी, बट अगर वायर बाउंड की मैं बात करूं तो वो 2000 से स्टार्ट होकर 8500 तक भी चली जाती है, लाइक 8500 डिग्री सेल्सियस, तो इट इज लाइक बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। तो बेसिकली ये दो हमारे इंडस्ट्रियल हैं, थर्मोकपल और आरटीडीज, समझ आया, लाइक ये पॉजिटिव हाँ टेम्परेचर सर, का, हाई टेम्परेचर के लिए यूज होते हैं। हाँ ठीक है। और यार मतलब इन सब के लाइक नेम्स होते हैं अलग अलग, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसका आएगा एनटीसी, एनटीसी के नीचे यहाँ रेंज लिखी होगी लाइक 20 टू 80 डिग्री सेल्सियस एंड जो भी है, ठीक है। और आरटीडी का मैंने तुम्हें बताया लाइक PT100 है, ठीक है। थर्मोमीटर्स तो हमारे 0 टू 100 डिग्री सेल्सियस जो हम घर पे यूज करते हैं, ठीक है। फिर IR टेम्परेचर सेंसर्स की अपनी अलग आती है रेंजेस, आईसी बेस्ड का मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया है LM35, तो दैट इज अनदर टेम्परेचर सेंसर। तो ये सब हैं, तो मैं एग्जैक्टली कहीं पे ये नहीं लिखा मिलेगा दैट इट इज एन आईसी बेस्ड टेम्परेचर सेंसर, वहां पर यही लिखा मिलेगा दैट इट इज LM35। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि LM35 किस टाइप ऑफ टेम्परेचर सेंसर की क्वालिटीज को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द स्पेसिफिकेशंस यार ये बेसिकली LM35 की हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एनालॉग इनपुट देता है। अब देखो सप्लाई करंट कितना मैक्सिमम वो दे सकता है हमारे इसको अपने सर्किट को, दैट इज 114 माइक्रो एम्पियर। कितनी मैक्सिमम वोल्टेज दे सकता है, दैट इज 30 वोल्ट, और मिनिमम वोल्टेज दे सकता है दैट इज 4 वोल्ट। अब ये इसकी रेंजेस हैं, मतलब 4 तरह की मतलब इसकी रेंज है, आपको LM35 डिफरेंट रेंजेस का मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रेंज है, डिग्री सेल्सियस में ये रेंजेस हैं, ठीक है। अब लोकल सेंसर एक्यूरेसी, लाइक अब ये एरर लाइक प्लस माइनस डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस का एरर LM35 में आपको मिलेगा। अब ये LM35 कुछ ऐसा दिखता है, आईसी बेस्ड सेंसर है, इसकी 3 जो है हमारी पिन्स होती हैं जिनसे हम लोग इनपुट देते हैं। तो वन इज द ग्राउंड वन इज वी आउटपुट एंड वन इज द सप्लाई वोल्टेज जो सेंस करके हमारी वोल्टेज को अंदर भेजती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर LM35 स्पेसिफिकेशंस। Moving on to temperature and humidity sensor, DHT. So this is DHT.
जिसमें तुम देख सकते हो कि लाइक यहाँ पर भी 3 पिन है, एक वीसीसी है, एक डाटा है और एक ग्राउंड है। तो ऑब्वियसली एक ग्राउंड पिन से कनेक्टेड होता है, एक होता है जो हमारा वोल्टेज से कनेक्टेड है वीसीसी, और एक हो गया हमारा ये डाटा पिन जो हमारा डाटा अंदर देगी, ठीक है। तो DHT11 एक हमारा सेंसर है जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को गैस कर लेता है। लाइक D मीन्स डिजिटल, H इज ह्यूमिडिटी एंड T इज टेम्परेचर, ठीक है। और एक DHT11 है और एक DHT22 भी आता है। इनके बारे में भी थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू मैं दूंगा तुम्हें नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो अब डिस्क्रिप्शन है, बेसिकली दे आर इनएक्सपेंसिव सेंसर्स एंड दे आर बाय नेम वी कैन गेट कि ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेजर करने के काम आते हैं, ठीक है। इनके अंदर एक चिप होती है जो हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करती है, ठीक है। आप यू नीड टू इंस्टॉल DHT लाइब्रेरी। ऑब्वियसली जब आप आर्डिनो की कोडिंग कर रहे हैं तो आपको सेंसर्स के लिए कुछ लाइब्रेरीज लानी पड़ती हैं, तो इसके लिए DHT लाइब्रेरी अलग से है जिसमें इसके सारे फंक्शंस हैं, तो वो हम वहाँ से ले सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें होता है ह्यूमिडिटी सेंसिंग कंपोनेंट एक अलग होता है हमारा। तो ह्यूमिडिटी सेंसिंग कंपोनेंट्स में मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं, ठीक है। उनके बीच में यहाँ पर एक सबस्ट्रेट फील्ड होता है, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या करता है, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी को स्टोर कर लेता है और उससे जो है इसकी रेजिस्टेंस पे इफेक्ट आता है हमारे सेंसर की, और वो जाके हमारे इनपुट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज होती है इसमें NTC टेम्परेचर सेंसर लगता है, ठीक है। और एक इसके अंदर 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर फिक्स होता है जो इसकी कन्वर्जन करता है, ठीक है। सेंस कैसे करता है, एक आपका ये हो गया आपका ह्यूमिडिटी सेंसिंग कंपोनेंट जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में सबस्ट्रेट है जो मॉइस्चर को लेता है और उसके बाद जो है ये अपना सिग्नल कन्वर्जन करता है। नाउ द थिंग इज ओके, DHT11 और DHT22 जो 2 सेंसर्स होते हैं, इन दोनों के बीच में इनमें क्या होता है बेसिकली इनकी जो स्पेसिफिकेशंस है उनका ही डिफरेंस आता है कि ये कितने से कितना टेम्परेचर ले सकते हैं, उसकी क्या रेंज है, उसकी क्या रेंज है। तो ये सब चीजें हैं जो तुम लोग एक बार टेबल अगर आप उससे नेट से डाउनलोड कर सकते हो, तो DHT11 और 22 में लाइक द पॉइंट आई रिमेम्बर इज 0 to 50 डिग्री हम लोग DHT11 से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और DHT22 जो है उसमें हम -40 to 125 ले सकते हैं, तो दैट इज अ वाइड रेंज, ठीक है। वोल्टेज इन दोनों की जिस वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं दैट इज अराउंड 3 to 5 वोल्ट, दोनों की सेम होती है, ठीक है। करंट भी दोनों का सेम होता है। लाइक ह्यूमिडिटी सेंसिंग कैपेसिटी जो है वो भी DHT22 की ज्यादा होती है, लेकिन DHT11 मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली हम DHT11 ज्यादा यूज करते हैं, बट जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि करंट की जो रेंज है वो भी DHT22 की ज्यादा है और जो ह्यूमिडिटी की रेंज है वो भी उसकी ज्यादा है। तो बेसिकली हम लोग इसको क्यों ज्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, लाइक सैम्पलिंग रेट जो होता है इसका, दैट इज 1 हर्ट्ज पर सेकेंड, और उसका जो होता है दैट इज 0.5 हर्ट्ज। सो वो 2 सेकेंड में एक बार सेंस करता है और ये हर सेकेंड में एक बार सेंस करता है। तो दैट इज वाई DHT11 is preferred more over DHT22. तो this was about DHT। यहाँ पर इसकी रिपीटेबिलिटी लिखी हुई है लाइक +-1, ठीक है। तो दैट इज ऑब्वियसली द सैम्पलिंग रेट, और इसकी एब्सोल्यूट एक्यूरेसी लाइक +-5% का एरर ये दे देता है, और रेंज इसकी है 20 to 90। मूविंग ऑन टू जॉयस्टिक। तो यार जॉयस्टिक की अगर मैं बात करूँ तो जॉयस्टिक क्या होती है ये तो मुझे आई गेस बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। गेम सबने खेले ही होंगे। तो जॉयस्टिक में क्या होता है कि यहाँ से हम लोग मोशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आगे पीछे राइट लेफ्ट हम इसको कंट्रोल करते हैं। अब जॉयस्टिक में क्या होता है यार, जॉयस्टिक हमारा जो मोशन लाइक जब भी हम गेम प्ले करते हैं तो जॉयस्टिक हमारा 2 तरह का मोशन देती है, ठीक है। वन इन एक्स एंड अनदर इन वाई, ठीक है। अब ये 2 तरह का मोशन देती है, तो इससे एक चीज साफ होती है कि जॉयस्टिक के अंदर, जॉयस्टिक इज बेसिकली अ पोजीशन सेंसर, ठीक है। जॉयस्टिक जो है वो एक पोजीशन सेंसर है, ठीक है, जो हमारी पोजीशन को चेंज करने में हमारी हेल्प करती है, ओके। तो जॉयस्टिक जैसे मैंने तुम्हें बताया एक्स और वाई एक्सेस में मोशन को डिटेक्ट करती है। वो कैसे करती है, लाइक जॉयस्टिक के अंदर होते हैं हमारे 2 पोटेंशियोमीटर्स, ठीक है। वन इज फॉर एक्स डायरेक्शन एंड अनदर इज फॉर वाई डायरेक्शन। तो लाइक इट हैज 2 पोटेंशियोमीटर्स, एक एक्सिस के लिए और दूसरा एक्सिस के लिए, एंड बोथ पेन के पोटेंशियोमीटर्स आर इंडिपेंडेंट टू मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। लाइक एक पोटेंशियोमीटर है, उसकी जब रेजिस्टेंस वेरी करेगी तो वो हमारा एक्स के लिए ही वर्क करेगा, दूसरे वाला जो है वो हमारा वाई के लिए वर्क करेगा,
ठीक है। तो 0 to 5 की वोल्टेज पे ये लोग वर्क करते हैं। एंड उसके बाद है द मॉड्यूल गिव्स एनालॉग आउटपुट एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर फीडिंग द एनालॉग इनपुट बेस और द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो ये हमारा आउटपुट जो एनालॉग आउटपुट देता है, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि हमें इसको इस डायरेक्शन में इतना मूव करना है या वाई डायरेक्शन में इतना मूव करना है। तो ये इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, लाइक 3.3 वोल्ट टू 5 वोल्ट इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है। पोटेंशियोमीटर की वैल्यू लाइक 10 के ओम है, मैंने पहले भी बताया। अब ये कितनी बढ़ रही है या घट रही है, इससे पता लगेगा कि हमें आगे ले जाना है या पीछे। इसकी डायमेंशंस हैं 2.6 सेंटीमीटर इंटू 3.4 एंड ऑपरेटिंग टेम्परेचर 0 to 70 डिग्री सेल्सियस पे हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हो तुम लोग पिन्स हैं, लाइक ग्राउंड की एक पिन है, एक है +5 वोल्ट, एक है VRX, एक है VRY। ठीक है। तो यार इनका क्या काम होता है, लाइक ग्राउंड तो ऑब्वियसली ग्राउंड से कनेक्ट होगा, +5 वोल्ट हमारा जो है VCC हो गया, ठीक है, जो हमारे इनपुट वोल्टेज से होगा। और जो एक्स एक्सिस वाली जो पिन है, ये क्या है, मतलब इन दोनों पिन्स को लगा लो कि हम लोग दो एनालॉग पिन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। एक हमारा क्या करता है, एक्स एक्सिस में जो मोशन है उसको डिटेक्ट करके इनपुट देता है, और दूसरा जो है हमारा वाई एक्सिस में जो मोशन है उसको डिटेक्ट करके इनपुट देता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अ जॉयस्टिक। ओके, मूविंग ऑन टू प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो यार प्रॉक्सिमिटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस। तो ये अब डिटेक्ट करता है अगर ऑब्स्टेकल कोई आगे आ जाता है तो वी यूज अ प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ठीक है। लाइक डिस्क्रिप्शन है, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर इज a sensor that is able to detect the presence of nearby objects without any physical contact. Like अगर मैं बात करूं, यहाँ प्रॉक्सिमिटी सेंसर है तो इसकी एक प्रोबेबली इसकी एक रेंज होती है कि ये इतनी रेंज में अगर कोई आएगा तो डिटेक्ट करेगा, या और मतलब रेंजेस इनकी वेरी करती हैं। तो अगर यहाँ तक भी आपका कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगा और आपको बता देगा दैट सम ऑब्स्टिकल इज कमिंग। ठीक है। तो दिस इज प्रॉक्सिमिटी सेंसर। अब दे ऑफन एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है। और जिसकी वजह से हमें पता लगता है, क्योंकि ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सेंड करता है तभी ये ऑब्जेक्ट को सेंस करता है, एंड देन इन रिटर्न इट टेल अस दैट देयर इज एन ऑब्जेक्ट, देयर इज एन ऑब्स्टिकल। तो आई गेस मूविंग ऑन। हाँ चल। हाँ, चल। अब नेक्स्ट हम कुछ, हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम कुछ प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स करेंगे। ठीक है। सबसे पहले अल्ट्रासोनिक सेंसर HCSR04। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स बहुत ही आराम से एक्सप्लेन कर दिया, अच्छे से एक्सप्लेन किया है पारस ने। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इसके बाद एक PIR सेंसर आएगा। ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो भी आपको बताएंगे। तो अल्ट्रासोनिक से शुरू करते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट एंड एक्यूरेट एंड रिलायबल वेज है किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने का और लेवल्स डिटेक्ट करने का। ठीक है। अल्ट्रासोनिक क्या होता है, ये अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी की वेव जनरेट करता है, और इसकी वर्किंग क्या है ये भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। उससे पहले कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। इसके एप्लीकेशंस होते हैं पार्किंग, जो सेल्फ टेक्नोलॉजीज होती हैं उनमें, और मेडिकल फील्ड्स में ट्यूमर्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन के स्ट्रक्चर्स के लिए, उनके लिए यूज होता है। और केमिकल फैक्ट्रीज में जो केमिकल्स रखे जाते हैं उनका लेवल चेक करने के लिए भी इसका काफी यूज है। तो इसका पहले वर्किंग देखते हैं। पारस, मैं नोटेट कर सकती हूँ क्या? हेलो। हाँ चल, यू कैन। कर दिया मैंने। आर यू एबल टू? लेट मी चेक। हाँ हाँ, तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक काम कर, जो इससे पहले वाला जो डायग्राम था ना वहाँ पे जाइए, इससे जो लास्ट स्लाइड है। एक सेकेंड। हाँ ठीक है। इसमें आपको दो सर्कल्स दिख रहे होंगे, ये और ये बेसिकली इनमें से एक ट्रांसमीटर होता है, यहाँ पे T लिखा है ये, और एक रिसीवर होता है। तो ट्रांसमीटर क्या, पहले तो पिंस देख लेते हैं। पिंस VCC होती है इसको पावर देने के लिए। VCC कई कंपोनेंट्स में होती है। VCC का मतलब होता है कि इसको पावर वहां से दी जाती है। ग्राउंड नेगेटिव टर्मिनल होता है, और जो ट्रिगर होता है आर्डुइनो से इसके अंदर इनपुट आता है कि अब आपको सेंस करना शुरू करना है। ठीक है। और एको होता है कि ये जब आर्डुइनो को वापस रिस्पॉन्स देता है। तो बेसिकली ट्रिगर और एको जो होते हैं वो आर्डुइनो या फिर कोई भी आप माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हो
उसके और इसके बीच में कम्युनिकेशन के लिए होता है। तो मान लो कि मैंने इसको ट्रिगर दिया, मैंने इसको बोला कि अब आप मुझे बताओ कोई ऑब्जेक्ट है कितनी दूर है, तो इसके पास ट्रिगर जाएगा, ये क्या करेगा, ट्रांसमीटर के थ्रू अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करेगा, ठीक है। और जब वो जनरेट करता है, अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे रिफ्लेक्ट होके वापस वो वेव्स आएंगी और वो रिसीवर उन्हें लेगा, और रिसीवर जब उन्हें लेगा तो वो डेटा प्रोसेस करेगा कि वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है भी या नहीं। लाइक कभी कभी होता है कि वो पास कर जाती हैं, कुछ सामने आता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कॉटन है तो ये कॉटन को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ये ह्यूमन, ऑब्जेक्ट्स, एनिमल, इन सब चीजों को करता है, ठीक है। और इसका लाइक समझ पाओ, लाइक सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो एक पर्सन है, ठीक है, ये ट्रांसमीटर है, तो इससे वेव्स गई, ठीक है। अब जब ये वापस रिफ्लेक्ट होके आएंगी तो इन्हें रिसीवर इनकैच कर लेगा, ओके। अब ये पता कैसे, रिसीवर इनकैच कर लेगा, लेकिन ये वापस इसमें नहीं जा सकते मैम, ट्रांसमीटर के में क्यों नहीं जाएंगी वापस ये? वो कंटिन्यूअसली ट्रांसमिट करता रहता है इसलिए। नहीं ऐसा भी नहीं, एक्चुअली ऐसा है ना कि ट्रांसमीटर सिर्फ एक वे आउट है। लाइक वो प्रोग्राम ऐसे किया गया है कि उसके अंदर रिसेप्टर्स ही नहीं है कि वो वेव्स को लाइक महसूस भी कर पाए, समझ रहे हो? यस मैम, मैंने यूज किया है ये तो। क्लियर है? ठीक है। अब वेव्स, अब ये पता कैसे लगाता है कि पर्सन कितनी दूर है, तो इसको जाने के लिए मान लो टाइम लगा t1, अब आने के लिए भी ऑब्वियसली उतना ही टाइम लगेगा, वही डिस्टेंस है। यार एक्सक्यूज मी फॉर द वेरी बैड डायग्राम, एक्सक्यूज मी, सॉरी। अब मान लो इनके बीच में डिस्टेंस d है, तो हमें पता है कि इनकी जो स्पीड होती है वो फिक्स्ड होती है, ह्यूमिडिटी में थोड़ा सा वेरी कर सकती है, बट इनकी फिक्स्ड होती है, वो होती है 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड को जब आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डिस्टेंस देता है, राइट। और जब इसको आप बाय 2 कर दोगे तो ये आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस दे देगा कि आपका ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। तो ये क्या करता है, जब वेव्स जाती हैं और आती हैं उस बीच का टाइम नोट करता है, उसको 2 से डिवाइड करता है और स्पीड से मल्टीप्लाई करता है और फिर बताता है कि ऑब्जेक्ट b डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये इसकी वर्किंग हो गई है नॉर्मल। उसके बाद हाँ, इसके कुछ पावर की बात करते हैं। ये 9 to 12 वोल्ट डीसी पे काम करता है। इसको पावर करने के लिए आप बैटरी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको एक कॉन्टिन्यूअस सप्लाई चाहिए। और उसके बाद हाँ, इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। ये जो मैंने आपको बताया प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, एक सेंसर इस तरह का होता है कि उसमें टाइमिंग फिक्स होती है। जैसे इसकी मैंने आपको वर्किंग बताई कि जितना भी टाइम लगे वेव को जाने में, जितना भी टाइम लगे उसको डिवाइड करता है और फिर डिस्टेंस बताता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनका टाइम फिक्स होता है कि अगर 2 सेकंड के अंदर अंदर वेव वापस नहीं आई तो वो आपको आउटपुट दे देगा कि सामने ऑब्जेक्ट नहीं है। उनके एप्लीकेशंस अलग होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है उनकी वर्किंग में भी। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद ये इसके स्पेसिफिकेशंस है कुछ, ये इसके स्पेसिफिकेशंस हैं कुछ। ये क्वाइसेंट करंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया जब आप इसे ट्रिगर करते हो तो ये वेव सेंड करता है, वेव रिसीव करता है। अब जब ये वेव सेंड नहीं कर रहा है तो ये उसका क्वाइसेंट स्टेट होता है। लाइक किसी भी सर्किट का क्वाइसेंट स्टेट होता है जब वो कोई काम नहीं कर रहा होता बट वो स्टिल इन वर्किंग कंडीशन में होता है, तो वो 2 मिली एम्पियर होता है। लाइक अगर आप उसे यूज नहीं करते हो तो स्टिल उसमें कुछ करंट रनिंग होता है और उसे क्वाइसेंट करंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इफेक्चुअल एंगल समझ में आ रहा होगा कि कितनी रेंज है उसकी, कितना वो डिटेक्ट कर सकता है एक्यूरेसी के साथ, कितने एंगल के अंदर अंदर डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज जानने की, वो ये है इनपुट पल्स विथ 10 म्यू सेकेंड। ट्रिगर मैंने तुम्हें बताया कि आर्डुइनो इसको ट्रिगर सेंड करता है कि अब आप मुझे वेव सेंड करके बताओ कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है। तो वो जो ट्रिगर होता है ना वो 10 म्यू सेकेंड के लिए होता है, ठीक है। वो जो उसको सिग्नल देता है वो इतने टाइम के लिए देता है और तब वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और ये इसकी डायमेंशंस हैं। और इसमें कुछ पूछना हो किसी को स्पेसिफिकेशंस में? ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगर किसी को बाद में भी याद आता है कि मुझे वो समझ में नहीं आया तो स्लाइड पीछे करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर चैट बॉक्स में टाइप कर देना, ओके। तो नेक्स्ट इज PIR सेंसर। PIR के फुल फॉर्म है पैसिव इंफ्रारेड सेंसर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो मॉडल है इट इज HCSR 501,
ठीक है, नेक्स्ट। तो पीआईआर कैसे काम करता है? हाँ, पीआईआर एक्चुअली दो तरह के होते हैं, पैसिव इंफ्रारेड और एक एक्टिव इंफ्रारेड होता है। तो पारस ने अभी मेंशन किया कि पैसिव वो होते हैं जो एनर्जी जनरेट नहीं करते, वो एनर्जी डिटेक्ट करते हैं बट वो जनरेट नहीं करते हैं, और एक्टिव होते हैं जो एनर्जी जनरेट करते हैं। तो अभी जो हमारे पास पीआईआर है वो हीट एनर्जी को डिटेक्ट करता है, और हीट एनर्जी आईआर सेंसेशन से आती है। जो हमारे अंदर ब्लड होता है, एनिमल्स के अंदर होता है, तो उससे जो हीट एनर्जी निकलती है वो इंफ्रारेड के थ्रू निकलती है, और उसी को ये सेंस करता है। ठीक है, तो पीआईआर ऐसे कंफ्यूज मत होना कि ये इंफ्रारेड जनरेट करता है, पीआईआर इंफ्रारेड जनरेट नहीं करता है, ये सिर्फ हीट डिटेक्ट करता है। और हीट डिटेक्ट करता है क्योंकि इसके अंदर पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है। पायरो इलेक्ट्रिक मटीरियल्स होते हैं जो हीट एनर्जी को रिस्पॉन्ड करते हैं। जब उन्हें हीट मिलती है तो वो हीट को लेके उसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उसके जो भी सर्किट में वो देता है, आउटपुट आता है, वो बात की बात है। उसके बाद इसकी वर्किंग क्या होती है? ये जो सेंसर होता है ना, इसमें जो पायरो इलेक्ट्रिक मैंने आपको मटेरियल बताया, इसका पेयर होता है। ठीक है, ये पेयर होता है, इसका फर्स्ट पार्ट होता है, नीचे वाला सेकंड पार्ट होता है। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से गया, ऑब्जेक्ट तो नहीं, एक्चुअली एक और चीज मेरे को मेंशन करनी है कि ये जो पीआईआर सेंसर्स है ना, ये रिलायबल होते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये यूजुअली उनके लिए डिटेक्ट करे जाते हैं, जैसे जो बर्गलर्स अलार्म होते हैं वो पीआईआर यूज करते हैं। ठीक है, अब कोई पर्सन, मान लो एनिमल यहाँ से गया, तो पहले वो इसके इसके मतलब सेंस में आएगा। ठीक है, यहाँ पे उसके अंदर जो टेम्परेचर है, हीट एनर्जी निकलेगी, और यहाँ का टेम्परेचर जो है मान लो T2 हो गया, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर था T1, इन दोनों में डिफरेंस आ गया। तो इसी डिफरेंस को ये जो मटेरियल है नोट कर लेगा और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हमारे आर्डुइनो को भेज देगा और हमें बताएगा कि कोई चीज यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, सिमिलरली अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से गया तो इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, इसका टेम्परेचर वापस T1 हो जाएगा और इसका T2 हो जाएगा, तो फिर से चेंज आ गया, ये फिर से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट करेगा और हमें आउटपुट देगा। ठीक है, तो इसकी वर्किंग बहुत ही बेसिक है। पायरो इलेक्ट्रिक पेयर होता है, उसमें ये हीट एनर्जी डिटेक्ट करता है और उसके बाद ये अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट देता है। ओके, उसके बाद इसमें दो चीजें हैं, डिले टाइम और सेंसिटिविटी। डिले टाइम होता है जैसे हमने मान लो इसे आर्डुइनो से कनेक्ट किया और हमने इसे इंफॉर्मेशन दी कि जब कोई चीज पास हो आप हीट एनर्जी का इलेक्ट्रॉनिक बना के हमको बताओगे और हमारा आर्डुइनो एक बजर बजा देगा। ठीक है, अब वो बजर कितने टाइम के लिए बजेगा वो डिले टाइम बताता है कि 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए। और सेंसिटिविटी होती है कि कोई बंदा अगर मान लो एक और मैं बनाती हूँ डायग्राम, कोई बंदा यहाँ पे है, अब वो उसने पूरा क्रॉस नहीं किया, वो यहाँ से जस्ट यहाँ पे आके रुक गया, तो कितने चेंजेस को डिटेक्ट करना है? अगर आपको 1 सेंटीमीटर को डिटेक्ट करना है उसके लिए आपके पास अलग पीआईआर आते हैं, अगर 1 mm तक डिटेक्ट करना है उसके लिए अलग आते हैं। ठीक है, तो सेंसिटिविटी और डिले टाइम इनका मतलब यहाँ पे ये होता है। ठीक है, और एक डिफरेंस मैं बताना चाहूंगी, अल्ट्रासोनिक और पीआईआर में क्या फर्क होता है। पहला तो क्लियर है कि जो अल्ट्रासोनिक है वो साउंड वेव्स यूज करता है और पीआईआर जो है ये ऑप्टिकली बेस्ड होता है। ठीक है, तो उसके बाद ना ये पीआईआर जो होता है इसमें स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स की वजह से डिस्टर्बेंस आ सकती है, तो ये उतनी एक्यूरेट मेजर नहीं दे पाता क्योंकि इसके अंदर इंटरफेरेंस आ जाती है, और जो अल्ट्रासोनिक है उसके अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए वो ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। वैसे अल्ट्रासोनिक की ये भी एक डिसएडवांटेज कह सकते हो कि जब उसके अंदर बाकी सिग्नल्स की इंटरफेरेंस आ जाती है, जैसे अगर रेडियो वेव्स हैं आसपास जो कि होती है हमारे आसपास काफी, तो वो कभी कभी इनएक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो इन दोनों में खास कुछ डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि ये जो है पीआईआर जो है वो ऑप्टिकल बेस्ड है, अल्ट्रासोनिक साउंड बेस्ड है। अल्ट्रासोनिक में स्मोक या डस्ट पार्टिकल से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, पीआईआर में होती है। और थर्ड ये कि अल्ट्रासोनिक जो है वो ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट पीआईआर इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। ओके, ठीक है, और हाँ इसमें पारस एक बार बैक करियो। और ये जो आप लेंस देख रहे हो उसको फ्रेंजल लेंस बोलते हैं, ये मोस्ट कॉमनली पीआईआर सेंसर के साथ यूज होता है। ये क्यों यूज होता है? जब हीट एनर्जी आती है तो हीट एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर पे ये फ्रेंजल लेंस यूज होता है। ओके, नेक्स्ट। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हमारे पास अभी इतने ही थे, पीआईआर और अल्ट्रासोनिक। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद RFID मॉड्यूल, RFID मॉड्यूल का ये वाला मॉडल वी आर यूजिंग। ठीक है,
ये क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। जैसे बार कोड रीडर देखा होगा सबने, या फिर एटीएम का जो हम कार्ड स्वाइप करते हैं, तो आरएफआईडी, बार कोड रीडर और एटीएम वाला जो टेक्नोलॉजीज है ना, इनको हम एआईडीसी कैटेगरी में डालते हैं। इस कैटेगरी की टेक्नोलॉजीज जो होती हैं वो डेटा रीड करती हैं किसी ऑब्जेक्ट से, और दे स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डेटा कैप्चर। एक बार मैं टाइप कर देती हूँ, इफ समवन वांट्स इसके ऊपर आगे पढ़ना तो कर सकता है। एआईडीसी, तो आरएफआईडी एआईडीसी कैटेगरी की टेक्नोलॉजी है। ये क्या करती है, मैंने आपको बताया एक्चुअली क्या करती है, डेटा रीड करती है। इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। कंपनीज में जैसे आईडी वेरिफिकेशन होती है, कोई वर्कर आया, वो कितना टाइम पे आया, उसका एम्प्लॉय कोड क्या है, उन सब के लिए यूज होता है। और कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में एंट्रीज के लिए भी यूज होता है। तो स्पेशल आईडीज कार्ड होते हैं, उनको आप स्वाइप करते हो तो आपको एंट्री मिलती है। और कंपनीज में आरएफआईडी का बहुत ही ज्यादा यूज है। सप्लाई चेन सुना होगा सबने, जो कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं उनके ऊपर असेंबली होती है। मान लो कोई ऑटोमोबाइल की कंपनी है, वहां पे कोई कार मैन्युफैक्चर हो रही है, तो उस कार पे कितना काम हो चुका है, कितने स्टेप्स बाकी हैं, उसका मॉडल नंबर क्या है, वो कब तक हो जाएगी, वो सब जो है उसकी इंफॉर्मेशन एक टैग पे होती है, और उसको स्कैन करके बताया जा सकता है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन। तो इसके बारे में कंपोनेंट्स देखते हैं कि आरएफआईडी में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसकी वर्किंग देखते हैं। तो सबसे पहला जो इसका होता है, इसमें एक टैग्स होते हैं, ठीक है। ये जो है ये भी यूज कर सकते हो, इसको फॉब बोलते हैं, की फॉब। तो टैग्स होते हैं आरएफआईडी टैग्स, स्मार्ट टैग्स, की फॉब्स। इनमें कोडिंग होती है, इनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट के बारे में। और उसके बाद सेकंड होता है रीडर। रीडर क्या होता है, ये जो इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर, उसको स्कैन करता है। और टैग्स और रीडर कम्युनिकेट कैसे करते हैं, वो एक एंटीना के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। और एंटीना कम्युनिकेट करता है रेडियो फ्रिक्वेंसीज के थ्रू। ये इसके नाम में ही क्लियर है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो इसके अंदर ये कंपोनेंट्स होते हैं। तो क्या होता है, अगर आप मान लो, अगर जो आईडी वेरिफिकेशन का एग्जांपल लें, तो एक बंदा गया, उसने स्कैन किया, तो जो रीडर होता है वो एक इसे रेडियो फ्रिक्वेंसी सेंड करता है, और जो ये की फॉब है या फिर कोई स्मार्ट टैग है, वो उसको रिसीव करके उसे एक रिस्पॉन्स देता है। तो अगर उनकी जो सिग्नल्स हैं, अगर वो मैच करते हैं, अगर वो एक तरह से कंपैटिबल होते हैं, तो एंट्री मिलती है, वरना नहीं मिलती है। ओके। और हाँ, और टैग्स के बारे में थोड़ा सा जान लो। टैग्स भी दो तरह के होते हैं। मैंने अभी दो टैग्स बताए थे, आरएफआईडी और स्मार्ट टैग्स। उनमें क्या फर्क होता है, आरएफआईडी टैग्स जो होते हैं उनको प्रोग्राम करने में टाइम लगता है थोड़ा, और जो स्मार्ट टैग्स होते हैं उनको एट द स्पॉट प्रिंट भी किया जा सकता है और प्रोग्राम भी किया जा सकता है। और आरएफआईडी टैग्स का सबसे मतलब पॉपुलर एग्जांपल है, अगर आप शॉपिंग के लिए गए हो, कभी गए होगे ऑफ कोर्स, तो कपड़ों पे एक वो ग्रे कलर का जो होता है ना, वो आरएफआईडी टैग होता है। तो जब आप उस सेंटर से निकलते हो, तो होता है कभी कभी कि अगर आपने उस चीज की पेमेंट नहीं करी है, तो वो बीप करने लगता है। तो वो आरएफआईडी टेक्नोलॉजी होती है। ओके। और एंड में इसका आखिरी आई कंक्लूड की बारकोड से कैसे बेहतर है। आरएफआईडी एक तरह से बारकोड टेक्नोलॉजी है, बट उसका अपग्रेडेड वर्जन है। पहला फायदा इसका ये होता है कि बारकोड के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है, आरएफआईडी में उसके दुगनी स्टोर हो सकती है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है अपने अंदर। और सेकंड ये है कि बारकोड जो है उसको स्कैन करने के लिए देखा होगा, उसका जो स्कैनर होता है वो एक इंफ्रारेड लाइट जो है एमिट करता है, और उसी रेंज के अंदर आपको अपना बारकोड रखना पड़ता है, वरना वो स्कैन नहीं हो पाएगा। और जो आरएफआईडी मॉड्यूल होता है उसकी रेंज काफी होती है, उसके अंदर ऐसे ऑप्टिकली दिक्कत नहीं होती कि आपको उसी रेंज के अंदर रखना है और हिलाना नहीं है। आप दूर से भी करोगे तो वो स्कैन कर लेगा। और तीसरी सबसे मेन बात ये है कि जो बारकोड होते हैं उनका डैमेज होने का चांसेस ज्यादा होते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, क्योंकि आपने देखा होगा आप उंगलियों से भी उन्हें स्क्रैच कर सकते हो। और जो आरएफआईडी मॉड्यूल्स होते हैं, स्मार्ट टैग्स जो होते हैं, वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। ओके, ठीक है। अब इसके स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं कुछ। हाँ, तो ये सब डिस्क्रिप्शन तो हो गया, ये स्पेसिफिकेशंस। नेक्स्ट जाइए। अब ये इसके कुछ पीपीटी शेयर होएगी? हाँ, कर देंगे ग्रुप पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके। अब ये जो स्पेसिफिकेशंस है ये प्रीटी मच क्लियर हैं। अगर एक बार पढ़ लो, 1 मिनट जितना भी टाइम चाहिए, कोई डाउट है तो कोई चैट बॉक्स में टाइप कर दो या बोल दो।
आई गेस नहीं है. ओके, फॉलोइंग ऑन पारस, नेक्स्ट स्लाइड. जीपीएस मॉड्यूल ये आपने सुना होगा. जीपीएस स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. ये पोजीशन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करता है. कहाँ से ऑब्टेन करता है? ये सैटेलाइट से ऑब्टेन करता है. और सैटेलाइट्स काम करती है रेडियो फ्रिक्वेंसी पे. ओके, और सैटेलाइट्स आगे कर. अब इसके भी हम कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं. ट्रैक अप टू 22 सैटेलाइट्स. इसको 24 समझो. ओके, तो क्या होता है बेसिकली, इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं. पहला वही सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, स्पेस सेगमेंट जो होता है. दूसरा हमारा डिवाइस होता है, यूजर मान लो, यूजर. और तीसरा होता है इन दोनों के बीच का यूजर. और तीसरा है कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा. इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है कंट्रोल सेगमेंट से. कंट्रोल सेगमेंट क्या होते हैं? वो ग्राउंड पे एंटीनाज होते हैं जो सैटेलाइट्स और यूजर के बीच में इंफॉर्मेशन रिले करते हैं. क्या होता है, जीपीएस जो है वो कॉन्टिन्यूसली लाइक मेरे को लोकेशन जाननी है, तो मैंने सैटेलाइट को लाइक सिग्नल भेजा, उसने मेरे को वापस सिग्नल भेजा. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मैंने जब उसको सिग्नल भेजा और उसने जब मुझे वापस भेजा, उस बीच में सैटेलाइट की जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि सैटेलाइट्स जो है रोटेट करती हैं. तो ये जो टाइम गैप है, इसकी वजह से काफी इनएक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं. तो इस चीज को ठीक करने के लिए क्या होता है कि आप जो सिग्नल भेजते हो वो 4 सैटेलाइट्स करती हैं. एक नहीं होती, 4 सैटेलाइट्स होती हैं. और इससे पहले मैं ये बताना इम्पोर्टेंट है कि 6 ऑर्बिट्स होती हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कोई भी सैटेलाइट रोटेट कर रही है. 6 ऑर्बिट्स होती हैं, वेल डिफाइंड 6 ऑर्बिट्स होती हैं, और हर ऑर्बिट के अंदर 4 सैटेलाइट्स होती हैं. ठीक है, तो मैंने इंफॉर्मेशन दी, सैटेलाइट के पास गई. अब जो पहली सैटेलाइट है, एक सेकंड में इरेज कर. हाँ, अब इंफॉर्मेशन मैंने दी. अब पहली बात टाइम की दिक्कत थी, है ना. टाइम की दिक्कत थी. टाइम कैसे ठीक होता है? जो सैटेलाइट्स होते हैं उनके अंदर एटॉमिक क्लॉक्स लगाई जाती हैं. एटॉमिक क्लॉक्स पता होगा कि वो बैटरी से नहीं चलती, वो बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट्स देती हैं. तो टाइम की इशू यहाँ पे सॉल्व हो गया. अब उसके बाद ये लोकेट कैसे करेंगे आपको? ये लोकेट ऐसे करते हैं जैसे एक बार लेट मी इरेज दिस. अब मेरे पास मैंने सिग्नल दिया, वो मान लो एक सैटेलाइट ने कैच किया, ठीक है, तो वो उसने मुझे बता दिया कि मैं यहाँ पे कहीं पे हूँ. सेम सिग्नल सेकंड सैटेलाइट के पास गया, उसने मुझे बताया कि मैं यहाँ पे कहीं पे हूँ. ऐसी थर्ड सैटेलाइट जो बताएगी, वो बताएगी कि ऐसी वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करेगी और वो मुझे बताएगी कि मैं यहाँ पे हूँ. और जो फोर्थ सैटेलाइट है, ये जो 3 अलग से इन्फॉर्मेशन आई है, मान लो ये ए सैटेलाइट ने किया, ये बी ने किया, ये सी ने किया, जो डी सैटेलाइट है, फोर्थ सैटेलाइट है, वो इन्फॉर्मेशन देगी कि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे. तो ये 4 सैटेलाइट कुछ इस तरह से काम करती हैं. ओके, और इनका 12 आवर इंटरवल होता है रोटेट करने का. अर्थ का 24 होता है, इनका 12 आवर होता है. तो इसमें किसी को कोई डाउट है? और हाँ, एक और चीज, ये तो 2D में दिखाया है, बट ये स्पीयर होता है. ठीक है, ये स्पीयर्स होते हैं, ये सर्कल मत मानना इनको. ओके, जीपीएस हो गया है. नेक्स्ट, स्पेसिफिकेशंस. ये इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो. ये वैसे बहुत ही लाइक सेल्फ क्लियर है, ये समझ में आ जाएगा आपको. आई गेस इतना ही था. सेंसर्स हमने आज प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स किए, जीपीएस किया और आरएफआईडी किए, और ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर्स किए. किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो मैम, फिलहाल तो नहीं है. ठीक है, बाद में आए ग्रुप पे टाइप कर देना, नो हेजिटेशन. ओके, और ओके आई मैम. गेस इतना ही था. पारस, आई गेस थ्योरेटिकल इतना ही था. आयुष, Am I audible? Done. सेकंड. मैंने वीडियो ऑन कर लिया है, सब पिन कर लो उसे. तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में आज हम सारे सेंसर्स जितने भी हमने पढ़े हैं, तो एक्चुअली पहला वाला जो
थर्मो टेम्परेचर सेंसर था, उसके बाद हमने जो भी पढ़ा वो एक्चुअली मॉड्यूल्स थे, सेंसर्स नहीं थे। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि मॉड्यूल और सेंसर में क्या डिफरेंस होता है? मैं 5 सेकंड्स वेट करूंगा, कोई गेस कर लो ऐसे ही कि मॉड्यूल और सेंसर में क्या डिफरेंस होता है। मॉड्यूल में शायद 3-4 चीजें आ जाती हैं और सेंसर शायद एक अकेला पार्ट ही है। ये तो मतलब उसका अपीयरेंस हो गया एक तरह से, उनमें वर्किंग का हाँ, क्या डिफरेंस होता है? मतलब उनमें फर्क क्या है? ये तो अपीयरेंस हो गया, ये तो देख के बताने वाली होगी कि ये सेंसर है और ये मॉड्यूल है, पर ऐसा क्या काम करते हैं वो दोनों अलग अलग? तो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ एक आर्डुइनो उनो रखा हुआ है, मतलब साइज कंपैरिजन के लिए, कल मैंने यही दिखाया था सेम। तो सेंसर होता है जो किसी भी फेनोमेना को सेंस करता है या किसी भी एक्टिविटी को सेंस करता है, पर वो जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है हम उसे डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते। हमें बीच में कोई इंटरफेस चाहिए होता है जो उसे कंपैटिबल बनाए हमारे जो माइक्रो कंट्रोलर्स है, चाहे वो आर्डुइनो हो या रेस्पबेरी पाई हो या कोई कंप्यूटर हो, कुछ भी हो। तो डायरेक्ट सेंसर से हम रीडिंग नहीं ले सकते। सेंसर की रीडिंग को कंपैटिबल बनाने के लिए हमें कुछ सर्किट्स अप्लाई करने पड़ते हैं, और वो सर्किट सेंसर को लगाने के बाद मॉड्यूल कहलाते हैं। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था टेम्परेचर सेंसर, वो एक्चुअली एक सेंसर था। ये LM35 है, इसमें आपको नाम नहीं दिखेगा, ये बहुत छोटा है। तो ये LM35 है, ये एक्चुअली एक सेंसर है। हम इसको डायरेक्टली किसी माइक्रो कंट्रोलर के साथ यूज़ नहीं कर सकते, और अगर करेंगे भी तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा, उसमें कोड्स करने पड़ेंगे सारे। तो ये डायरेक्ट सेंस करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाएगा, पर वो रीडेबल नहीं होंगे। तो सेकंड जो हमने चीज़ पढ़ी थी DHT11, वो एक ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेंसिंग मॉड्यूल है, जो कुछ ऐसा दिखता है। ये DHT11 है। इसमें ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये DHT11 सेंसर है, और इस पूरे ब्लॉक को हम मॉड्यूल कहते हैं। तो ये सेंस करता है और मॉड्यूल इसको कंपैटिबल बनाता है आर्डुइनो के। इसमें 3 पिन्स दिख रही होंगी, एक सेकेंड, ये फोकस नहीं कर रहा। हाँ, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और आउट पिन दिख रही होगी। तो ये किसी भी सेंसर में सबसे स्टैंडर्ड होती है, मतलब एटलीस्ट आपको 3 पिन तो देखने को मिलेंगी ही, चाहे कोई भी सेंसर हो। तो एक पॉजिटिव नेगेटिव तो पावर की होगी ऑब्वियसली, तो ये 5 वोल्ट पे चलता है और भी ऊपर तक जा सकता है। और आउट हो गई जो डिजिटल आउटपुट है इसका। तो मैं इसे आर्डुइनो के साथ रख रहा हूँ। ये सब बहुत छोटे सेंसर्स हैं, मतलब एक फिंगर टिप पे आ सकते हैं, इतने छोटे हैं। तो ये काम ऐसे करता है कि इसके DHT11 ये जो सेंसर है ब्लू वाला, इसके अंदर अलग से एक ह्यूमिडिटी सेंसर होता है और एक NTC होता है। उन दोनों से जो भी सेंस होता है उसको ये मॉड्यूल कन्वर्ट कर देता है डिजिटल डेटा में, जो आर्डिनो के साथ इस बीच वाली पिन से कम्युनिकेट कर जाता है। तो किसी को डाउट इसमें, इस सेंसर में कैसा भी? तो मैं किसी भी क्वेश्चन के बाद 5 सेकंड्स वेट करूंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। तो आई गेस कोई डाउट नहीं है। तो ये फर्स्ट सेंसर था। सेकंड हमने इसके बाद जॉयस्टिक पढ़ी थी। तो ये एक जॉयस्टिक है। तो जॉयस्टिक तो सब जानते ही होंगे, मतलब ये कोई बहुत हैवी इक्विपमेंट नहीं है। इसके अंदर 2 पोटेंशियोमीटर होते हैं दोनों डायरेक्शन के लिए, जो 2 वे होते हैं, है ना। एक पोटेंशियोमीटर इधर लगा है जो कि इधर इधर रोटेट होगा, और एक पोटेंशियोमीटर इधर लगा है जो इधर इधर रोटेट होगा। इसके अलावा एक एडिशनल स्विच भी होता है इसमें, जिसे हम क्लिक करके असाइन कर सकते हैं। तो मेरे पास जो मॉड्यूल है उसमें सबके लिए अलग से पावर सप्लाई है। तो आप देखोगे तो हर जगह VCC और ग्राउंड अलग अलग से दिया है। इसमें कुछ मॉड्यूल्स आते हैं जिसमें कॉमन सप्लाई होती है, तो उसमें पिंस कम हो जाते हैं। लेकिन इफेक्टिवली हम देखेंगे तो आर्डुइनो से हमें सिर्फ 3 पिंस कनेक्ट करने होंगे। एक इसका Y वाला, एक X वाला और एक K वाला, K मतलब स्विच वाला। तो इन 3 पिंस को ही हम अगर कनेक्ट कर देंगे तो आर्डुइनो से काम कर जाएगा, क्योंकि पावर सप्लाई तो हम इसे बैटरी या किसी और चीज़ से भी दे सकते हैं, आर्डुइनो से भी दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं। तो ये एक बहुत स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। तो ये हमारा जॉयस्टिक मॉड्यूल था। इसके बाद हमने प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखा था। ये रेडीमेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, और मैं सच कहूँ तो ये सबसे आसान सेंसर है, और अगर आपके पास कंपोनेंट हो तो आप घर पे भी बना सकते हैं। तो
ये क्योंकि रेडीमेड है तो इसमें बहुत ज़्यादा एम्बेडेड इक्विपमेंट्स हैं। मेरे पास एक हैंडमेड भी है, ये वाला एक्चुअली पीसीबी पे बना हुआ है। इन दोनों के काम बिल्कुल सेम है। ये सबसे आसान है, इसमें एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ होता है और इसमें एक एलईडी होती है आईआर वाली। ये बेसिकली एक रिमोट है, जैसे हम टीवी और एसी का रिमोट यूज़ करते हैं। एक तरफ से आपने देखा होगा अगर ध्यान से, तो उसके ऊपर एक इस तरह की ही एलईडी लगी होती है वाइट कलर की। वो आईआर को एमिट करती है और जो रिसीवर होगा एसी या टीवी जो भी है, अगर उसमें जाके देखा हो तो रिसीवर में ब्लैक कलर का कुछ लगा होता है जो रिसीवर होता है। तो यहाँ पे सेम चीज़ को हमने एक ही जगह पे लगा दिया है। मतलब ये डिटेक्ट तब करेगा जब इससे रे जाएगी, जब इससे रे इधर जाएगी और किसी चीज से टकरा कर वापस ब्लैक वाले में आएगी, और वो भी किसी एक डिफाइंड रेंज के अंदर, क्योंकि उसके आगे इतने मतलब इतनी सफिशिएंट रेज इसके अंदर नहीं आ पाएंगी कि वो उन्हें डिटेक्ट कर पाए, क्योंकि वो डिस्टॉर्टेड हो जाएंगी, तो उधर डिस्टॉर्ट हो जाएंगी। तो इसलिए इसका यूज़ हम प्रॉक्सिमिटी के लिए करते हैं। ये एकदम स्टैंडर्ड है, ये डिस्टेंस हमें नहीं बताता, ये सिर्फ हमें बता देता है कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने आ रहा है, मतलब इसकी रेस को ब्लॉक कर रहा है। ये इसके अंदर एक पोटेंशियोमीटर होता है यहाँ पे, जो रेगुलेटर की तरह काम करता है इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाने घटाने के लिए। तो ये मैक्सिमम मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस में 20 सेंटीमीटर तक ही डिटेक्ट कर पाता है। तो लेकिन इसका सबसे बड़ा यूज़ होता है लाइन फॉलोअर में। आपने ज़रूर सुना होगा, सबसे मतलब स्टार्टिंग का ही होता है, इनिशियली हम लाइन फॉलोअर वगैरह बनाते हैं या अल्ट्रासोनिक बॉट ही बनाते हैं जब भी हम सीखते हैं। तो लाइन फॉलोअर में हम इसी का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के साथ साथ डार्क और लाइट एरियाज को भी डिटेक्ट कर लेता है। जैसे अगर हम कोई टेप लगा दें तो ये टेप की एज और साइड में जो भी टाइल या कुछ होगा उसको डिटेक्ट कर सकता है। तो ये एक लाइन में चलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसका मेजर यूज वहीं होता है, प्रॉक्सिमिटी में ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि इसकी रेंज बहुत कम है, 20 सेंटीमीटर, वो भी एक्सट्रीम, वो भी इतना एफिशिएंट नहीं होगा। आप 10 सेंटीमीटर्स 15 सेंटीमीटर्स तक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मेन यूज़ लाइन फॉलोअर में ही होता है। इसके बाद हमने सेकंड प्रॉक्सिमिटी पढ़ा था जिसका नाम था अल्ट्रासोनिक। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। ये यही काम करता है, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, लेकिन उसके साथ ये उसकी डिस्टेंस भी निकाल लेता है। मतलब दोनों का प्रिंसिपल सेम है। इसमें भी एक ट्रांसमीटर है, यहाँ आप देखो तो एक जगह टी लिखा होगा, फोकसिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, हाँ हो गया, एक टी लिखा है और एक आर लिखा है यहाँ पे। तो टी ट्रांसमीटर है और आर रिसीवर है। आसान भाषा में कहें तो ये वाला स्पीकर है और ये वाला माइक है। तो ये स्पीकर अल्ट्रासोनिक साउंड एमिट करता है, सामने अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट है तो उससे वो साउंड टकराती है और रिसीवर में आती है। तो वो लगातार साउंड एमिट नहीं करता, पल्स फॉर्म में करता है, जो हमने डिस्क्रिप्शन में बताया था कि वो पल्स जाती है, उस ऑब्जेक्ट से टकराएगी और वापस आएगी। तो अच्छा, इसके ऊपर आप ये कंपोनेंट देख रहे होंगे सिल्वर कलर का, हमने कल आर्डुइनो में भी बताया था ये सेम कंपोनेंट लगा है। कोई बता सकता है कौन सा कंपोनेंट है, इसका क्या नाम था या क्या फंक्शन था, ये जो सिल्वर वाला इसके ऊपर लगा है? कल की ये वर्कशॉप का ऑसिलेट करता है, कुछ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कुछ बताया था, याद नहीं है। बिल्कुल सही, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है। इसका काम होता है टाइम मैनेज करना। कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी माइक्रो कंट्रोलर में तो ऑब्वियसली हमें टाइम की ज़रूरत है, लेकिन अगर किसी मॉड्यूल में भी हमें टाइम को मतलब नापना है एक तरह से, तो हमें ऑसिलेटर यूज़ करना पड़ेगा। इसका वही सेम काम है जो आर्डुइनो में होता है, क्योंकि यहाँ भी देखो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी जल्दी वापस आएगी। ये 334 या 343 जो भी होता है, 334 होता है आई थिंक STP पर साउंड की स्पीड, तो उस स्पीड से साउंड जाके वापस आएगी। और हम ऐसा तो है नहीं कि 1 किलोमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखेंगे, हम कुछ सेंटीमीटर्स कुछ फीट दूर रखेंगे। तो उस वजह से इसके पास बहुत कम टाइम होता है उसे डिटेक्ट करने के लिए। तो इसके पास अपना क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है। और मैं हर मॉड्यूल में आपको बताऊंगा कि सेंसर और मतलब उसमें सेंसर क्या है। तो इसमें सेंसर ये दोनों हैं। ये पूरी चीज़ को हम मॉड्यूल बोलेंगे, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं आप आईसीज भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि कंपैटिबल बनाने के लिए इसके सिग्नल्स को हमें बहुत कुछ सर्किट्स लगाने अप्लाई करने पड़ते हैं। तो ये पूरा मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल का नाम है HCSR04, लिखा भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेंसर ये है। इसी तरह इस IR वाले में सेंसर ये दोनों थे, और टू बी मोर स्पेसिफिक ये ब्लैक वाला था, क्योंकि सेंस यही कर रहा है, ये तो एमिट कर रहा है। जॉयस्टिक में भी जो हमारे सेंसर थे वो ये पोटेंशियोमीटर और ये स्विच थे।
हाँ, एक स्विच भी एक सेंसर हो सकता है, मतलब सेंसर कैन एज सिंपल एज अ स्विच, क्योंकि वो भी एक सिग्नल ही दे रहा है क्लिक करने पर। तो ये हो गया अल्ट्रासोनिक। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ वही डिस्टेंस निकालने में या ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में। इसकी रेंज काफ़ी अच्छी होती है, ये बहुत एक्यूरेट होता है क्योंकि साउंड की स्पीड बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो इसके बाद हमने देखा था PIR सेंसर, PIR पैसिव इंफ्रारेड, सब जानते हैं। तो ये इन दोनों से अलग है क्योंकि ये दोनों सेंसर्स में हमारे पास ट्रांसमीटर्स भी थे। इसमें IR ट्रांसमिट हो रही थी और इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड ट्रांसमिट हो रही थी, पर इसमें ट्रांसमीटर नहीं होता, इसमें सिर्फ डिटेक्टर होता है। तो इसीलिए इसका नाम पैसिव सेंसर है, क्योंकि ये एक्टिव नहीं है, ये कोई सिग्नल भेज नहीं रहा, सिर्फ डिटेक्ट कर रहा है। तो ये भी मॉड्यूल है, इसमें सेंसर अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके ऊपर ये जो स्फेयर लगा हुआ है, ये फ्रेंजल लेंस होता है। इसका काम होता है कि किसी भी तरफ से कोई भी रे आ रही हो तो उसको सीधे सेंसर में भेजना। तो अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो आपको ये सेंसर दिख जाएगा। ये इसका एक्चुअल सेंसर है जो सेंस करेगा। अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगा तो ये सिर्फ सामने की चीज़ें, मतलब इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत कम हो जाएगा। तो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाने के लिए हम इसमें लगाते हैं। तो इसमें भी स्टैंडर्ड 3 पिन्स होती हैं, लेकिन इसके पीछे 2 चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, वो है इसके पोटेंशियोमीटर्स। इनमें से एक है जो इसकी सेंसिटिविटी करता है कंट्रोल, कि आप कितना मूवमेंट कंट्रोल करना चाहते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक मतलब रेट नहीं है, वो आपको खुद ही चेक करके देखना पड़ेगा। और दूसरा वाला डिले। अब ये डिले क्या है कि मान लो कोई चीज़ इसके सामने ऐसे मूव हुई और ये कौन सी मूवमेंट पकड़ता है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा ये फैन की मूवमेंट, जैसे अगर इसे हम किसी रूम में लगा दें और मोशन डिटेक्ट करने के लिए और उसमें फैन चल रहा है, तो क्या ये उसकी मूवमेंट डिटेक्ट करेगा? पैसिव इंफ्रारेड सेंसर क्या फैन की मूवमेंट डिटेक्ट कर लेगा? Guys, ये वैसे वाला उसकी मोटर हीट जनरेट करेगी तो शायद करेगा ही। हम नहीं करेगा, क्योंकि ये बना ही इसलिए है क्योंकि जैसे सेंसर्स की हमने उसमें पढ़ी थी स्टार्टिंग की, या शायद सेकंड स्लाइड थी, जिसमें उसमें मेंशन था कि जिस काम के लिए वो बना है उसे वही काम करना है। तो ये फैन को इतनी आसानी से, अगर आप इसे नॉर्मल सेंसिटिव, आप बहुत सेंसिटिव कर दोगे तब तो करेगा ही ऑब्वियसली, लेकिन उसको अगर आप स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी में रखते हो जो बाय डिफॉल्ट आती है, तो ये सिर्फ ह्यूमन बॉडीज को ही डिटेक्ट करता है। तो अगर फैन चल भी रहा होगा या कोई दूसरी मूवमेंट हो रही है तो वो डिटेक्ट नहीं होगी यहाँ पे। सिर्फ कोई मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसी को ये डिटेक्ट करेगा। तो ये इस तरह से काम करता है। तो मैं डिले की बात कर रहा था। डिले होता है कि मान लो एक बार ट्रिगर हो गया तो कितनी देर तक ये ऑन सिग्नल देता रहे। एक बार हमने इसे ट्रिगर कर दिया तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही ट्रिगर होगा ये सिग्नल देगा और बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये कुछ देर तक सिग्नल देता रहता है, 3 सेकंड से शुरू होकर शायद 120 सेकंड्स तक ये जाता है। तो वो हम इस दूसरे वाले पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी देर तक ये कहेगा कि मैं ट्रिगर हो चुका हूं। तो ये उसका काम होता है। और ये इसका लॉक टाइम होता है 2.5 सेकंड्स, 2.5 या 0.2, मैं श्योर नहीं हूँ। लॉक टाइम होता है कि कितने कितने टाइम में ये मूवमेंट डिटेक्ट कर रहा है, मतलब एक बार डिटेक्ट कर ली मूवमेंट तो नेक्स्ट टाइम कितनी देर में करेगा। तो ये इसका काम है बेसिकली। इसका सबसे मेन पर्पस वही मोशन डिटेक्शन होता है। तो इसको मोशन डिटेक्शन सेंसर भी बोलते हैं। तो एक्चुअली एक मॉड्यूल है, तो इसमें इस मॉड्यूल में सेंसर होगा ये वाला, ठीक है, ये जो छोटा सा दिख रहा है डिटेक्टर IR, इसको हम सेंसर बोलेंगे, इस पूरी चीज़ को मॉड्यूल बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास था RFID मॉड्यूल। तो ये एग्जैक्टली सेम वही चीज़ है जो हम मेट्रो कार्ड और मेट्रो के टोकन्स में यूज़ करते हैं, बिल्कुल जिस तरह से, मतलब उसमें ये जो चीज़ होती है ये तो क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए है, ये कोई एक्चुअल प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं कर रहे, ये हम अपने डेमोज में यूज़ करेंगे। तो ये उसके अंदर लगा होता है, जो आपके बाहर जो गेट होते हैं उसके नीचे ये लगा होता है। आप उस पर जैसे ये कार्ड लगाते हो, वो कार्ड के एक सिग्नल सेंड करता है और कार्ड वापस उसे अपनी एक यूनिक आईडी दे देता है। तो जैसे इस कार्ड की भी कोई यूनिक आईडी होगी जो हम आर्डुइनो के थ्रू पता लगा सकते हैं। अच्छा, ये एक मिसकंसेप्शन होता है कि कार्ड में डेटा स्टोर होता है। कार्ड में डेटा स्टोर नहीं होता, कार्ड में आईडी स्टोर होती है, डेटा सारा सर्वर पे होता है। तो जैसे ही ये जो रिसीवर होगा हमारा, ये सर्वर से कनेक्टेड होगा, जैसे ही हम इस पे कार्ड रखेंगे,
ये आईडी डिटेक्ट कर लेगा। मान लीजिए इसकी आईडी है 114 और 114 असाइंड है आयुष कपूर पे, तो जैसे ही ये डिटेक्ट करेगा ये सर्वर पे 114 डाल देगा कि 114 नंबर कार्ड आ गया, तो सर्वर से आयुष कपूर की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आ जाएगी। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि मेरे पास ये है तो मैं मेट्रो कार्ड में फ्री के पैसे डाल सकता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेरे पैसे हैं वो उनके सर्वर पे हैं। मेट्रो कार्ड तो जस्ट मेरी आईडी बता रहा है उन्हें। तो जितने भी आईडी कार्ड्स होते हैं, चाहे वो एटीएम कार्ड्स हो, कुछ भी हो, उनके अंदर डेटा स्टोर नहीं होती, उनके थ्रू हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं। वो एक तरह से पासवर्ड है, फिजिकल पासवर्ड है ये। जैसे हम पासवर्ड डालते हैं ईमेल का तभी ईमेल आती है, उसी तरह ये फिजिकल पासवर्ड है। जब हम ये लगाएंगे तभी हम एक्सेस कर पाएंगे। तो ये काम कैसे करता है, ये भी मॉड्यूल है। इसमें सेंसर ये वाला हिस्सा है, ये एंटीना जैसे जो वाईफाई का सिग्नल बन रहा है, तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है ऑब्वियसली। तो इस कार्ड के अंदर भी ये मैग्नेटिक रीडर होता है, तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी करेगा एमिट, इस कार्ड पे जाएगी और ये कार्ड उसे सिग्नल भेज देगा, जो भी इसका कोड होगा, एक यूनिक कोड होता है। तो इसको यूज करने के लिए पहले हमें आर्डुइनो से कनेक्ट करके इस कार्ड का यूनिक कोड जानना होगा, एक स्पेसिफिक कोडिंग करके उसमें। जब हमें पता चलेगा फिर ही हम कंडीशन लगा सकते हैं। तो एक टैग होता है, जैसे वो मेट्रो में कॉइन से मिलते हैं छोटे से ग्रे, ये वही चीज़ है, उसी को कीरिंग टाइप में बना रखा है। इसका भी सेम काम है, बिल्कुल वही प्रिंसिपल है। इसकी हर चीज़ की अपनी यूनिक आईडी होगी। ऐसा नहीं है कि मैं अगर 2 RFID मॉड्यूल खरीद लूँ तो दोनों के कार्ड से एक को ऑपरेट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। हर टैग की, हर कार्ड की अलग आईडी होती है। तो ये हमारा RFID मॉड्यूल था। इसके बाद लास्ट हमने सबसे एडवांस मॉड्यूल पढ़ा था, GPS मॉड्यूल। और GPS मॉड्यूल का भी एक टाइप जिसका नाम है Neo 6M। अच्छा, GPS हमने यहाँ यूज़ करा, कोई स्पेसिफिकली बताएगा GPS क्या है? मतलब ये मत बताना कि नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। GPS ही क्या है? GPS भी होता है, ग्लोनस भी होता है, नाविक है, ऐसे बहुत चीज़ें होती है। तो ये GPS क्या है? एनीवन? चलो मैं बताता हूँ। तो GPS अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये उसका नाम है। अब ये नाम इन्होंने इतना टेक्निकल रखा है कि हम समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक सिंथेसाइजर को कैसियो बोल देते हैं कि क्योंकि उसकी कंपनी है। बिल्कुल इसी तरह GPS अमेरिका का अपना है, इंडिया के पास भी अपना है नाविक नाम का, रशिया के पास ग्लोनास है, बहुत सारे होते हैं जगह जगह। तो ये GPS मॉड्यूल है। GPS मतलब ये सिर्फ अमेरिकन सैटेलाइट यूज करेगा। तो क्योंकि GPS सबसे कॉमन होता है, गूगल वगैरह भी यही यूज करते हैं। ये सबसे कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल है, इसका अपना माइक्रो प्रोसेसर होता है इसके अंदर, और बहुत सारा सर्किट्स होते हैं। एक अपना बैटरी भी होती है अलग से, क्योंकि इसको टाइम मैनेज करना होता है। और इसमें सेंसर की बात करूँ तो ये है इसका सेंसर, एंटीना भी कह सकते हैं। हालांकि इस एंटीना को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ये यहाँ पे ऐसे सोल्डर हो जाता है और इससे हम एक लंबा सा एंटीना कोई कनेक्ट कर सकते हैं जो स्टैंडर्ड साइज के आते हैं। तो उससे इसकी रेंज बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। एक्यूरेसी तो खैर सेम रहेगी, रेंज बढ़ेगी सिर्फ। तो ये था हमारा लास्ट सेंसर। तो इन सब में आप एक बात कॉमन देख रहे होंगे कि इनमें जो भी पिन्स लगी हैं, चाहे कोई भी हो, उन सारी पिन्स का साइज सेम है और उनकी लेंथ, साइज, सब कुछ बिल्कुल सेम है। इसीलिए इनका नाम मॉड्यूल है, क्योंकि ये आर्डुइनो या इस तरह के एमसीयू मतलब माइक्रो कंट्रोलर, उसके कंपैटिबल बनाए हैं। तो ये पिन्स बनी ही ऐसी होती है कि वो आराम से आर्डुइनो में लग जाएं इस तरह से। मतलब ये तो मैंने आपको बताया, ऐसे लगाना नहीं होता। इस तरह से ये स्टैंडर्ड होता है किसी भी एमसीयू का, किसी भी और आप कंपोनेंट देखोगे, हम आउटपुट भी पढ़ेंगे, हम कम्युनिकेशन भी कल पढ़ेंगे, उसमें भी देखेंगे, तो ये पिन स्टैंडर्ड होगी। इसके लिए हम यूज़ करते हैं जंपर वायर्स, ये हम आपको बाद में डिटेल में बता देंगे जब हम कोडिंग करके इसको अप्लाई करेंगे। तो जंपर वायर्स इससे कनेक्ट हो जाती हैं और दूसरा पिन उसका आर्डुइनो में चला जाता है। हर सेंसर में यही करना होता है, बस उनकी हमें कोडिंग अलग अलग करनी होगी, उनका कनेक्शन का प्रोसीजर सेम ही रहेगा। तो यही थे हमारे सेंसर्स। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। आयुष, जो जॉयस्टिक थी उसमें 9 पिन्स थी ना? जॉयस्टिक एक्चुअली इफेक्टिवली अगर हम देखेंगे, इसमें 3-3 के सेट हैं, है ना? 3 के 3 सेट हैं, हर सेट में 2 पिन तो पावर की है, प्लस माइनस, वीसीसी और ग्राउंड। तो हम वीसीसी और ग्राउंड को आगे जाके कॉमन कर सकते हैं।
मतलब एक ही वीसीसी आएगी, एक ग्राउंड आएगी, वो 3 में बाइफरकेट हो जाएगी। तो इफेक्टिवली आर्डुइनो में लगने वाली सिर्फ 3 पिन बचती हैं, SY, SX और SK। हर मॉड्यूल में आप कोई भी मॉड्यूल देखोगे तो उसमें एटलीस्ट 2 पिन तो पावर की होंगी, जैसे इसमें भी VCC और ग्राउंड, क्योंकि पावर तो आपको मॉड्यूल को देनी पड़ेगी। तो किसी भी मॉड्यूल में इफेक्टिवली 2 पिन कम होती हैं जो आर्डुइनो से जुड़ेंगी। जैसे ये है, इसमें 2 पिन माइनस कर दो तो यानी ये आर्डुइनो में केवल 1 पिन से ही कम्युनिकेट कर सकता है। इसीलिए मैंने कहा था ये सबसे सिंपल मॉड्यूल में से एक है। ये सिर्फ 1 पिन के थ्रू आर्डुइनो से कम्युनिकेट कर सकता है। कैसे कम्युनिकेट करेगा वो हम बताएंगे बाद में इसी वर्कशॉप में। तो ये काम होता है। इसमें 9 पिन्स थी, लेकिन अगर हम इफेक्टिवली देखेंगे तो सिर्फ 3 पिन्स हैं, क्योंकि पावर तो हम डायरेक्टली बैटरी से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सेंसर्स। इसमें अभी पिन नहीं लगे हैं, हम लगा देंगे। और एक और चीज गाइस, जीपीएस, हाँ बोलो, आप बोलो। मैं तो वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा था कि जीपीएस जैसे है सेंसर है, इसमें ऐसा क्या होता है जो ये कर देता है वो काम जो हम चाहते हैं, लोकेशन ट्रेस? तो यार देखो, क्या क्या तो मैं इसको पूरा फिर एक्सप्लेन ही कर देता हूँ कि ये काम ही कैसे करता है। इसमें ये जो आप ब्लॉक देख रहे हो ये इसका एंटीना है। ये आप किसी भी और एंटीना को देखोगे, हालांकि एंटीना कल आएंगे कम्युनिकेशन में, तो ये सबसे बड़ा एंटीना होगा। कल भी देखोगे तो बहुत छोटे आएंगे, ये सबसे बड़ा है ब्लॉक। इसका काम होता है सैटेलाइट से कांटेक्ट करना। मतलब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री चल रही है एक्चुअली। हमारे ऊपर मान लो सैटेलाइट्स है, यहाँ पे हमने जीपीएस मॉड्यूल रखा है और ऊपर 2 सैटेलाइट्स घूम रही है। अभी मैं 2 ही लेता हूँ, 2 सैटेलाइट्स ऑर्बिट में घूम रही हैं। तो ये जीपीएस मॉड्यूल, मैं बाकी चीजें साइड कर देता हूँ एक सेकंड। तो ये जीपीएस मॉड्यूल सैटेलाइट से कांटेक्ट करेगा किसी भी एक। इसने इस सैटेलाइट से कांटेक्ट करा, इसके पास एंगल आ जाएंगे, इसकी डिस्टेंस आ जाएगी कांटेक्ट की, और सब कुछ आ जाएगा। इस तरह ये बहुत सारी सैटेलाइट से कांटेक्ट करेगा, तो उन्हीं एंगल्स डिस्टेंस को मेजर करके ये अपनी एग्जैक्ट लोकेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में निकाल लेता है। ठीक है, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये मतलब वर्थ नोटिंग पॉइंट है कि ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन देता है। मतलब अब जैसे मैंने ये बोला, ये एंटीना बोल दिया, ये जो एंटीना है ये डायरेक्टली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को सेंस नहीं करेगा, ये तो रॉ वैल्यूज लेगा जो सैटेलाइट से आ रही होंगी। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उससे सेंस करेंगे ये जो पीछे कंपोनेंट लगे हैं, इसीलिए इसको सेंसर कहते हैं। और इसको मॉड्यूल का काम होता है जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, जो भी इनपुट आ रहा है, उसको रीडेबल बनाना, कंपैटिबल बनाना। तो उसको कंपैटिबल बना देगा और इन पिन्स के थ्रू हम उसे कम्युनिकेट, इन पिन में से भी 2 तो पावर होगी, इफेक्टिवली 3 बची, तो 3 पिन्स के थ्रू हम उसको आर्डुइनो के साथ क्या कहते हैं, कनेक्ट कर लेंगे। तो आर्डुइनो के पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पहुंचेंगे, ना कि वो रॉ डेटा एंगल्स वगैरह नहीं पहुंचेंगे। एंगल्स वगैरह का काम ये निपटा लेगा यहीं पे, इसीलिए इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा है। और किसी में माइक्रो प्रोसेसर नहीं लगा, आप देखो, क्योंकि बाकियों को कैलकुलेशंस एंगल वगैरह इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं करनी है, बाकी सबको नॉर्मल सा कन्वर्जन करना है, इसलिए बाकी सब में सिर्फ एक आईसी मैक्सिमम लगी है या 2-3 आईसीज लगी हैं। तो इस तरह से काम करता है, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होता है बेसिकली, अगर नॉर्मल भाषा में बात करें। तो बड़ी टेक्नोलॉजी सर, हम तो वैसे सोचते थे कि वे जीपीएस है, अच्छा होगा लोकेशन ट्रेस। हाँ, तो इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए मैंने ये कॉम्प्लेक्स बोला, ये सबसे कॉम्प्लेक्स है ना। इसका इंटरफेसिंग भी आर्डुइनो में इतनी आसान नहीं होती है। और इसके साथ मतलब कनेक्शन तो बहुत इजी है, 5 तार कनेक्ट करनी है, कनेक्शन में कुछ नहीं है। ये आर्डुइनो, इसीलिए ये आर्डुइनो का एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि आर्डुइनो के कनेक्शंस इतने आसान होते हैं कि बाद में जब आप, आर्डुइनो एक डेवलपमेंट बोर्ड है, ये कभी भी एक्चुअल प्रोजेक्ट में आप कहीं नहीं देखोगे कि मेट्रो में जाओगे कि आर्डुइनो लगा है वहां पे, आप कभी नहीं देखोगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में आर्डुइनो नहीं लगता, क्योंकि आर्डुइनो एक तो बड़ा है, दूसरा वायर्स कनेक्ट होंगी इसमें, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाएगा, एरिया ज्यादा लेगा। तीसरी बात, आर्डुइनो पूरी तरह रिफ्रेश हो सकता है, और आर्डुइनो के पास कई ऐसे कंपोनेंट्स है जो एक स्पेसिफिक सर्किट के लिए यूज ही नहीं होंगे। जैसे हम कोई सर्किट बनाते हैं और इसमें सिर्फ 13 में से 5 पिन यूज करते हैं, तो बाकी पिन्स तो यूजलेस हो गई ना, फालतू हो गई एक तरह से। तो जब हम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जैसे जो जीपीएस फोन में होता है, तो वहां पे इतना बड़ा मॉड्यूल नहीं होता, वहां पे हमें सिर्फ छोटी सी चीज चाहिए कि भाई हमें
हम वो मतलब फोन क्या करता है, फोन के अंदर सिर्फ एक छोटा सा एंटीना होता है, इसीलिए इसकी एक्यूरेसी 2.5 मीटर है। फोन 25 मीटर या कभी कभी जो थोड़े पुराने फोन्स थे वो 100 मीटर्स तक की एक्यूरेसी थे, और 100 मीटर्स को आप एक्यूरेट नहीं कहोगे। आपको अपने घर पे डिलीवरी चाहिए, 4 घर छोड़ के आएगी, तो उसे एक्यूरेट नहीं कहोगे आप। ये 2.5 मीटर सीईपी मतलब होता है, आप अगर स्लाइड पे ध्यान दोगे तो वहां पे लिखा होगा 2.5 सीईपी। सीईपी मतलब होता है सर्कुलर एरर प्रोबेबल, टेक्निकल टर्म है, कोई मतलब नहीं है। मतलब ये 2.5 मीटर तक है, अगर यहाँ रखा है तो 2.5 मीटर मतलब मेरे रूम के अंदर ही ये अपनी लोकेशन बताएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। और ये हाईली एक्यूरेट है। अगर आप दूसरे डिवाइस देखोगे, कभी फोन पे देखा हो तो वो कभी एक्यूरेट लोकेशन नहीं बताता, कभी कभी बगल वाले घर पे भी दे देता है या दूसरे कमरे में। ये इतना एक्यूरेट है कि ये एक कमरे के बाहर भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसका एंटीना बहुत बड़ा है। इतना बड़ा एंटीना फोन में नहीं लगा सकते। तो ये तो सर डेमोन्स्ट्रेशन। वहाँ पे आर्डिनो यूज नहीं होता तो क्या होता है, जैसे मेट्रो की आप बता रहे हो वहाँ पे फिर ये चीजें नहीं लगती? आर्डुइनो बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर है जिसमें अपना एक माइक्रो प्रोसेसर है। ये माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामेबल है, बहुत सारे काम कर सकता है। मेट्रो में हम इतना बड़ा माइक्रो प्रोसेसर नहीं लगाते, हम एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर लगाते हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ RFID कार्ड रीड करता है। उसमें हम बार बार प्रोग्राम नहीं कर सकते, हम उसका सिर्फ एक काम, जैसे ये है, इसमें भी देखो तो आप एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर लगा है, तो इस माइक्रो कंट्रोलर का काम सिर्फ इसको मॉड्यूलेट करना है। आप इसको प्रोग्राम करके एलईडी नहीं जलवा सकते इससे, या कोई सर्वो मोटर नहीं चलवा सकते। इसका काम है सिर्फ इससे जो सिग्नल आ रहे हैं उसको आर्डुइनो कंपैटिबल बनाना। इसी तरह जो मेट्रो में लगे होते हैं उनका काम केवल होता है इससे जो इंफॉर्मेशन आए उसे सर्वर पे भेज देना। वहां आर्डुइनो का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि ये एक तो बहुत आसान इंटरफेस है। जैसे हम सोचो, मैं फर्स्ट ईयर का हूं, मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, ये इतना आसान है। कोई मतलब आप सोच सकते हो कि हम मेट्रो में जाके फर्स्ट ईयर के बच्चे कर सकते हैं वहां पे काम? बिल्कुल नहीं कर सकते। वो बहुत टेक्निकल काम होता है, ये बहुत यूजर फ्रेंडली होता है, और बेसिकली ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए होता है। आपके माइंड में कोई प्रोजेक्ट है, कुछ आइडिया आ रहा है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो वो आप अप्लाई कैसे करोगे? इसके थ्रू अप्लाई करोगे। तो ये होता है आर्डुइनो का काम। तो और ये कोई वाईफाई और ब्लूटूथ मॉड्यूलेटर कौन सा होता है? वो हम कल पढ़ेंगे डिटेल में, जैसे आज करा। कल वो कम्युनिकेशन के हैं। ये अभी हमने सिर्फ इनपुट पढ़ा है, आप ध्यान से इनको देखेंगे तो ये सिर्फ इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये खुद कोई काम नहीं कर रहे, ये इनपुट दे रहे हैं आर्डुइनो को। आर्डुइनो के ये आंख कान नाक है, ये आर्डुइनो को इनपुट दे रहे हैं। अभी हमने इससे एक एलईडी भी नहीं जलवाई, अभी तो हमने सिर्फ इनपुट लिया। कल हम आउटपुट देखेंगे कि हम कैसे आउटपुट लें और कैसे कम्युनिकेट करें, तो वो कल की वर्कशॉप में आएगा, कल के डे में। और कोई डाउट? अच्छा आयुष आयुष, भाई, ये जैसे जैसे जीपीएस इसमें बताया, तो यार ये सैटेलाइट से कनेक्ट करता है, तो ये किसी भी सैटेलाइट को पकड़ लेगा ऑर्बिट में, या फिर से हमें अपनी कोई इसीलिए मैंने सैटेलाइट पहले देनी पड़ती आपसे ये है? क्वेश्चन पूछा था, मैं समझ गया। मैं इसीलिए आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि जीपीएस क्या होता है स्पेसिफिकली। जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम अमेरिका का अपना सिस्टम है। मतलब ये सिर्फ अमेरिकन सैटेलाइट्स को पकड़ेगा, और रॉकेट साइंस की भाषा में बोले तो सिर्फ पोलर सैटेलाइट्स। जो जीपीएस सैटेलाइट होती है वो पोलर, ये आपने पढ़ा होगा, पोलर और जियोसिंक होती हैं। तो पोलर हाँ। सैटेलाइट होती है जो वर्टिकली घूमती है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो उस ऑर्बिट में जो घूमती हैं पोलर सैटेलाइट्स, वो जीपीएस सैटेलाइट्स होती, सारी नहीं, सारी जीपीएस सैटेलाइट पोलर होती हैं, सारी पोलर जीपीएस नहीं होती हैं। और इंडिया के पास भी अपनी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, वो भी पोलर सैटेलाइट्स हैं, पीएसएलवी के थ्रू हम लॉन्च करते रहते हैं। और इंडिया का जो अपना नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम है नाविक, या नेविक जो भी बोलो, NAVIC। तो वो अभी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि गूगल मैप्स हम यूज करते हैं, गूगल अमेरिकन कंपनी है ऑब्वियसली, तो वहां अप्लाई होता है। नाविक का सबसे मेन पर्पस है मिलिट्री को यूज होना, क्योंकि जब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो हो सकता है अमेरिका हमें अपना जीपीएस प्रोवाइड ना करे। कारगिल वॉर में अमेरिका ने प्रोवाइड नहीं करा था, तो इसीलिए वो मेन पर्पस उसका होता है। यहाँ पे हम नाविक के थ्रू इतनी एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी सैटेलाइट अमेरिका के पास है हमारे पास नहीं है। तो बेसिकली ये सिर्फ अमेरिका की सैटेलाइट जो जीपीएस की डेडिकेटेड सैटेलाइट है उनसे कांटेक्ट करता है, और वो बहुत सारी होती हैं, 24। मतलब एक एरिया के ऊपर ही फील्ड ऑफ व्यू में कई ऐप्स आते हैं, उसमें आप सैटेलाइट देख सकते हो। फोन में अगर सर्च करोगे तो आ जाएंगे, स्पीडोमीटर्स होते हैं, तो उसमें अगर आप एक फील्ड ऑफ व्यू में देखोगे तो 40 सैटेलाइट्स विजिबल होंगी
जिनमें से 5-6 भी अगर ये कांटेक्ट कर ले तो ये बढ़ जाए, मतलब ये अपनी लोकेशन बता सकता है। एक्यूरेसी के लिए 20-24 तक भी कर सकता है। तो इस तरह से काम करता है। आयुष, ये जो RFID है वो बारकोड को कितनी दूर से स्कैन कर सकता है? वो कितनी दूर से? ये वाला थोड़ा सा कम उसका है, आप देख रहे हो इसका एंटीना काफी, मतलब छोटा नहीं कहूंगा, पतला है, बहुत ज्यादा कॉइल्स नहीं है। तो ये 3 to 5 सेंटीमीटर मान लो, उससे ज्यादा नहीं, मतलब टच ही कराना पड़ेगा। जो मेट्रो वाले होते हैं वो तो हाई ऐसी पावर कोई होते हैं। तो ऐसे कोई RFID आती है जिसकी मतलब रेंज 1-2 मीटर हो आराम से? 1-2 मीटर दूर तक यहाँ पे ना रेडियो फ्रिक्वेंसी निकल रही है और चारों तरफ निकल रही है, मतलब इसके ऊपर से वो निकल रही है। तो जैसे जैसे आप इससे दूर जाओगे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, है ना। तो अगर आपको 1-2 मीटर दूर पे इतनी इंटेंसिटी चाहिए कि वो डिटेक्ट कर ले, ये उस तरह की बात है कि भाई एक आप बल्ब लगाओ अपने घर के बाहर, तो घर के बाहर तो सब दिख जाएगा, लेकिन 100 मीटर दूर से आपको क्या उस बल्ब की लाइट आएगी? नहीं आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी जितनी पावर थी वो फैल गई। तो इसी तरह ये अपने आसपास की चीज तो डिटेक्ट कर लेगा, घर के आसपास की आप लाइट में देख सकते हो, पर अगर दूर 1 किलोमीटर दूर से देखोगे तो एक डॉट दिखेगा, उसमें आपको क्या ही दिख रहा है वहां पे, वो टॉर्च की तरह काम थोड़ी करेगा। और अगर आपको टॉर्च की तरह काम करना है तो आपको बहुत हाई इंटेंसिटी लाइट लगानी पड़ेगी, हेडलाइट, ट्रेन की हेडलाइट जैसी कुछ लगानी पड़ेगी बड़ी सी। तो उतनी हाई इंटेंसिटी रेडियो वेव्स अगर आप यहाँ लगाओगे तो वो हमारे लिए ही हार्मफुल होगी, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल रेडिएशन होगा, हाई एनर्जी, 1-2 मीटर तक अगर यूज करना है। तो सेफ लिमिट्स के लिए वो नहीं, 5-6 जैसे सेंटीमीटर मैक्स। जैसे ब्लूटूथ होता है हमारे पास में, उसकी जो रेंज हाँ होती है अच्छी खासी होती है ना, तो हाँ, उस लेवल का नहीं, मतलब 1-2 मीटर चाहिए, 2 मीटर लगभग, ठीक है। इनकी तो कम्युनिकेशन ऐसा कोई अलग है। मॉड्यूल है क्या? हाँ हाँ, कम्युनिकेशन अलग है इनकी। जैसे ब्लूटूथ है, खुद ही आपने एग्जांपल दे दिया, ब्लूटूथ मॉड्यूल है, ब्लूटूथ 10 मीटर से काम करता है। वाईफाई थोड़ा और 50 मीटर तक भी काम करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे अगर, तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी सेम लेंथ के लिए, है ना। यही केस 5G में चल रहा है। 5G में टावर्स बहुत लगाने पड़ेंगे क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बैंडविड्थ ज्यादा है उसकी, उसके टावर ज्यादा लगाने पड़ेंगे या सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। तो सिग्नल स्ट्रेंथ अगर बढ़ाएंगे तो वो हमारे पर ही एडवर्स इफेक्ट डालेगा, रेडिएशन लेवल हाई हो जाएंगे, तो वो हम कर नहीं सकते, तो टावर ज्यादा लगाने पड़ेंगे। सेम काम यही है, या तो आप एंटीना स्ट्रॉन्ग कर लो, टावर ज्यादा लगा दो, एक तरह से एंटीना स्ट्रॉन्ग कर दोगे तब भी काम बन जाएगा, या फिर इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग करो। तो दोनों में से आप जो काम आसानी से करते हो, सबसे आसान काम है एंटीना स्ट्रॉन्ग करना। जैसे जीपीएस का बताया, मैं लगा के दिखा देता हूँ। जीपीएस में यहाँ पे छेद दिख रहे होंगे छोटे छोटे, है ना। इसमें हम इसको सोल्डर करके यहाँ से एंटीना कनेक्ट कर सकते हैं इसकी रेंज बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि ये कितनी अंदर से, जैसे घर के अंदर मैं बैठा हूँ या अंडरग्राउंड हूँ तो इसको सिग्नल नहीं आएंगे, तो उस एंटीना से सिग्नल बढ़ा सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका होता है, इसीलिए आरसी कार्स में या बहुत सारी चीज़ों में एंटीनाज लगे होते हैं, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। मेट्रो वाले में इसी तरह की कई सारी कॉइल्स होती हैं, इसलिए वो पर्स वगैरह के अंदर से भी डिटेक्ट कर लेता है। ये उतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉइल है यहाँ पे, पतली सी, वो भी। ओके, मतलब कि पॉसिबल है जो 1-2 मीटर वाले हैं मॉड्यूल प्रेजेंट है हाँ, मार्केट में? मतलब सेम RFID नहीं, ठीक है। कम्युनिकेशन कल हम डिस्कस करेंगे, उसमें 1-2 मीटर क्या 10-15-100 मीटर तक वाले भी बताएंगे, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। तो कल डिस्कस करेंगे उसको डिटेल में, जैसे आज कराए इनको सेंसर्स को, कल उनको भी डिटेल में करेंगे एग्जैक्टली इसी तरह। तो और कोई डाउट या फिर ओवर टू यू सर? तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द सेंसर्स। कल हम लोग एक्चुएटर्स और कम्युनिकेशन सेंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक आज भी काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं लाइक कम्युनिकेशन की, तो कोई बात नहीं, कल उन्हें कवर करेंगे। और आई थिंक आज के लिए ऑलरेडी बहुत हमने लंबा खींच लिया है आज का सेशन, तो लेट्स वाइंड अप टुडे। और आई होप तुम लोगों को इनपुट सेंसर्स के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया है। और ये जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है यार, इट इज़ द बेस्ट थिंग, जो मतलब थ्योरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब वो तुम्हें लाइव दिखा रहा है, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि वो कौन सी पिन की बात कर रहे हैं, हम कहाँ से क्या करना है, एक बार तुम देख ले हो उसको तो और अच्छे से तुम्हें समझ में आता है। तो ऑल द बेस्ट, इसको करो। और इनपुट सेंसर्स के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो तुम लोग हमसे ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। लाइक हम तीनों ही ग्रुप पे एक्टिव हैं, तो मैकनेक्स्ट फैमिली पे पूछ सकते हो, फैमिली पे ही पूछ लेना, चौपाल पे कभी कभी डाउट्स रह जाते हैं। तो
जो भी डाउट्स हो तुम वहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हो, और ऑल्सो यू गाइज कैन डीएम अस, तो तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड कल के सेशन सर में वो आगे पीपीटी कंटिन्यू। शेयर